Hello everyone, we are going to start with a very important chapter today which is bank reconciliation statement. ठीक है, ये चैप्टर जो है ये करीबन 10 मार्क का पूछा जाता है सीए के एग्जाम्स के अंदर, फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर। 2-3 अटेम्प्ट ऐसे हुए जिसके अंदर 5 मार्क का पूछा गया है, बट मेजॉरिटी अटेम्प्ट्स में इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स और 10 मार्क बहुत बड़ी बात है यार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जैसे चैप्टर के लिए। सी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो प्रोबेबली तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा। प्रोबेबली अब तुम लोगों को उतना याद नहीं होगा बिकॉज उस वक्त जो मेथड तुम्हें सिखाई गई है ना, वो मेथड में तुम्हें याद रखना पड़ता है। और हमें पता है याद रखने की ऐसी चीज होती है जो उस वक्त तो याद हो गई बट अब हमें याद नहीं रही होगी। ठीक है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैट मेथड जिससे तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तुम आज पढ़ोगे और सीधा एग्जाम के टाइम पे भी अगर सॉल्व करोगे तो यूजिंग लॉजिक, प्योर लॉजिक, तुम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई डू यू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बैंक वाले ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं मैं, हम जितने बैंक वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मोर स्पेसिफिकली द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इफ यू आर फेमिलियर विद द 3 कॉलम्स ऑफ द कैश बुक, तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के अंदर हम बैंक वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, बैंक वाला हमारे वही ट्रांजैक्शंस जो है वो पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं, राइट, और व्हाट वी कॉल एज द बैंक स्टेटमेंट। हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक वाला पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो मेरे को एक बात बताओ यार, टेक्निकली हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वही ट्रांजैक्शंस, पासबुक में भी वही ट्रांजैक्शन सेम रिकॉर्ड हो रहे हैं। जब दोनों बुक में सेम ट्रांजैक्शन है तो दोनों बुक में टेक्निकली बैलेंस सेम होना चाहिए, यस, पर होता नहीं है। होना चाहिए बट होता नहीं है। देयर आर ऑफन डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के बीच में अक्सर क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अंतर होते हैं, और यही डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दोस डिफरेंसेस, we prepare a bank reconciliation statement. Yes. Now बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं टू करेक्ट दोस डिफरेंसेस। उन डिफरेंसेस को मिटाने के लिए नहीं, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम उन डिफरेंसेस का पता लगा सके, टू फाइंड आउट। यस, व्हाई डू वी प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहां पे लिख देंगे टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड difference between balance as per cash book, balance as per passbook. ठीक है, CB and PB we are going to use it as a short form for cash book and passbook. ठीक है, चलिए, तो भाई that is what bank reconciliation statement. Now let us understand कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये जो कैश बुक और पासबुक की, सर आप वो जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, why does this difference arise, ये डिफरेंस होता क्यों है, तो इसके 3 कारण। ठीक है, डिफरेंस के कितने कारण, 3। सबसे पहला होता है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा एरर्स, तीसरा ओमिशन। ठीक है, 3 कारण हो गए डिफरेंसेस के, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स एंड ओमिशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस दैट अराइजेस ड्यू टू recording same transaction in different periods in cash book and passbook. कैश बुक और पासबुक में हम सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं पर डिफरेंट पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग क्वार्टर में, अलग अलग साल में, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल कि ये टाइमिंग डिफरेंस होता कैसे है। ठीक है, अच्छा, कैश बुक पासबुक का फॉर्मेट पता है भाई, कैश बुक पासबुक। कैश बुक डेबिट साइड जो है, यहां पे क्या आता है भाई, रिसीट, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट। तो डेबिट साइड आएगा रिसीट, क्रेडिट साइड आएगा पेमेंट। डेबिट साइड रिसीट, क्रेडिट साइड पेमेंट। पासबुक डेबिट साइड क्या आएगा, पासबुक यूजुअली जो कैश बुक का होता है ना वो उल्टा होता है, क्या कैश बुक का उल्टा होता है पासबुक।
सो डेबिट साइड यहां पे क्या आएगा, विड्रॉल आएगा, क्योंकि बैंक के लिए इट इज अ विड्रॉल, पैसा निकलना, एंड क्रेडिट साइड आएगा डिपॉजिट, करेक्ट। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मेट एकदम याद हो जाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट तुम्हें याद होगा ना, तभी तुम बीआरएस जो है वो एकदम माइंड के अंदर क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, माइंड के अंदर ही तुम बीआरएस सॉल्व कर पाओगे। सो ये फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए, डेबिट क्रेडिट याद हो जाना चाहिए, कैश बुक डेबिट साइड रिसीट आता है, क्रेडिट साइड पेमेंट, पासबुक डेबिट साइड विड्रॉल आता है, क्रेडिट साइड डिपॉजिट आता है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ अ टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, दो ही एग्जांपल होते हैं, बहुत सिंपल से बट वेरी कॉमन एग्जांपल, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 25 मार्च को मिस्टर बंबानी आए मेरे पास। मिस्टर बंबानी आए, बोले प्रीत जी आपसे कुछ काम था। मैंने बोला ऑफ कोर्स, बैठिए। बोले एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, मैं एक एजुकेशनल टाउनशिप शुरू करना चाहता हूं। मैंने बोला क्या होता है ये एजुकेशनल टाउनशिप? बोलते हैं देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेस, हॉस्टल, बच्चों का हॉस्टल, प्लेग्राउंड, प्ले एरिया पूरा, हाँ, थिएटर वेटर, रेस्टोरेंट, क्लोथिंग स्टोर, सब कुछ एक ही जगह पे। मैंने बोला अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं क्या मदद कर सकता हूं? बोले जरा आप कुछ अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देते मेरे बिजनेस में तो बहुत अच्छा हो जाता। अब मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मैं कितना चाहिए आपको बताइए। बोलते हैं देख लीजिए कुछ 40-50 करोड़ रुपया। तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे, है क्या बड़ी बात है। तो मैंने अपनी चेकबुक निकाली, मैंने 50 करोड़ का एक चेक बना के मिस्टर बंबानी को दे दिया। अब मैं अकाउंटिंग का एकदम पक्का भाई, 25 मार्च को मैंने मिस्टर बंबानी को जैसे ही चेक दिया, मैंने अपने कैश बुक में पेमेंट साइड पे 50 करोड़ की एंट्री कर दी। करेक्ट, एकदम सही बोलते, ठीक है। तो मैंने 50 करोड़ की एंट्री कर दी, पर मिस्टर बंबानी एकदम ढीले निकले। मिस्टर बंबानी 50 करोड़ का चेक मिलते इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, अपने घर जाके उन्होंने उस चेक को मस्त फ्रेम करवा के लटका दिया। अप्रैल का महीना आया, मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाया। मैंने बैंक स्टेटमेंट में देखा कि यार वो 50 करोड़ का चेक दिया था ना मिस्टर बंबानी को, क्या हुआ उसका? तो मैंने मिस्टर बंबानी को फोन किया, मैं सुनिए, तो बोलते हाँ बोलिए। वो 50 करोड़ का चेक दिया था ना, क्या हुआ? बोले प्रीत जी वो तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने मस्त उसको फ्रेम करवा के लटका दिया। मैंने बोला मिस्टर बंबानी आपको धंधा करना नहीं आता, मैं सिखाता हूं, ठीक है। अगर कोई आपको चेक दे तो उस चेक को आपको बैंक में लेके जाना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, कैशियर को बोलना पड़ता है कि भाई ये लीजिए चेक, इसके अकाउंट से पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में डालिए, तब जाके वो पैसा तुम्हारे पास आएगा। तो मिस्टर बंबानी बोले अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। अगले दिन मिस्टर बंबानी गए, उन्होंने चेक को प्रेजेंट किया और फिर वो पैसा मेरे अकाउंट से निकला। अच्छा, ये होते होते 5 अप्रैल हो गई। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे पासबुक में 5th अप्रैल को ही क्या दिखेगा, 50 करोड़ का विड्रॉल दिखेगा, करेक्ट। अब सुनना, एज ऑन 31st मार्च, जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं, एज ऑन 31st मार्च, क्या मेरे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में डिफरेंस आएगा? तो भाई बिल्कुल यस सर, 31st मार्च को डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने कैश बुक में तो 25th मार्च को एंट्री कर दी, पर पासबुक में वही एंट्री 5th अप्रैल को हुए। अब मुझे बताओ इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है या बैंक की गलती है? तो हम दोनों में से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी, बट हम दोनों में से किसी की गलती नहीं है, करेक्ट। तो बात यहां पे ये आ गई कि बिकॉज ऑफ दिस टाइमिंग डिफरेंस, क्या राइज हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड द पासबुक। दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इज नोन एज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कि हमने तो चेक इशू कर दिया पर सामने वाले ने इसको प्रेजेंट नहीं किया, इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। समझे? चलिए नेक्स्ट, अब आती है नेक्स्ट। तो अब 29 मार्च को मिस्टर बदानी आए मेरे पास, समझ रहे हो? तो मिस्टर बदानी आए, बोले अरे मेरा बिजनेस बड़ा डूब रहा है, जरा कुछ आइडिया दे दीजिए। हाँ, पैसे तो है पर बिजनेस बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है, नाम बहुत खराब हो चुका है मेरा, आप जरा कुछ आइडिया दीजिए प्लीज जी। मैंने बोला ठीक है दे देंगे। मैंने उनको बहुत सही आइडिया दिया, मैंने उनको पूरा रास्ता दिखा दिया कि कैसे वो अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, ठीक है।
कैसे वो अपने आप को बहुत अमीर बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला बहुत सही आइडिया है, चलिए थैंक यू वेरी मच, फीस कितनी हुई आपकी? मैंने बोला दे दीजिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। उन्होंने एक 100 करोड़ का चेक बना के मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैं अगेन अकाउंटिंग का एकदम पक्का, मेरे पास 29 मार्च को 100 करोड़ का चेक आया, मैंने 29 मार्च को क्या कर दिया, रिसीट साइड पे 100 करोड़ लिख दिया, ठीक है। और मैं मिस्टर बदानी जैसा भी नहीं, मुझे जैसे ही चेक मिला अगले दिन जाके मैंने क्या कर दिया, चेक को डिपॉजिट कर दिया। पर ये बैंक चेक को क्लियर करने में 2-3 दिन लगा देती है। 31 मार्च को क्लियरिंग होती नहीं है, 1 अप्रैल को बैंक की छुट्टी होती है, करते करते मेरे अकाउंट में ये जो 100 करोड़ है ये 2 अप्रैल को आया, तो 2 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो बताइए अब मुझे अगेन बिकॉज ऑफ दिस, क्या 29 मार्च को मैंने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, पर 2 अप्रैल को हुई है पासबुक में एंट्री, क्या 31 मार्च को मेरे कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो यस, 100% मेरे कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आएगा, विच इज अ टाइमिंग डिफरेंस। और इस डिफरेंस को हम कहते हैं, हम इस एग्जांपल को क्या लेंगे, वी विल कॉल इट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, या फिर अपने कह सकते हैं क्रेडिटेड, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या फिर क्रेडिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई ये हो गया टाइमिंग डिफरेंस, हमने 2 एग्जांपल लिए इसके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एरर्स एंड ओमिशन, कि सर एरर्स और ओमिशन की वजह से डिफरेंस कैसे आता है। तो देखो एरर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? तो एरर्स मतलब गलतियां होती है, कि सर हम रिकॉर्ड जरूर कर रहे हैं पर गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा एकदम क्लियर हो गया कि सर एरर्स का मतलब होता है गलत रिकॉर्ड करना, राइट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओमिशन का मतलब होता है रिकॉर्ड नहीं करना या रिकॉर्ड करना भूल जाना, कि किसी कारण की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दैट इज नोन एज एन ओमिशन। एरर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पर गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। सो एरर में क्या लिखेंगे हम ऐसा लिख देते हैं खाली समझने के लिए, गलत रिकॉर्ड करना, व्हाट्सएप लैंग्वेज में तुम्हारे। और ओमिशन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं करना, है ना, यही लिखते हैं ना अपने व्हाट्सएप में। सो एरर्स एंड ओमिशन। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स की सर एरर्स और ओमिशंस की वजह से कैसे डिफरेंस आते हैं बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। तो देखिए कैश बुक और पासबुक में पहले अपने एरर्स की बात करते हैं, सर गलत रिकॉर्ड होने की वजह से कैसे हो सकते हैं। तो एक एरर अपने बोल सकते हैं रॉन्ग अमाउंट। तो रॉन्ग अमाउंट मतलब क्या होता है कि हमने कैश बुक में गलत अमाउंट जो है वो गलत रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एक अमाउंट रिसीव हुआ 5,000 का, जिसको मैंने 500 की तरह रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश बुक में तो तुमने 500 की तरह रिकॉर्ड कर दिया, पर पासबुक में तो 5,000 ही दिखेगा ना, तो अगेन डिफरेंस आएगा। तो ये एक एरर हो सकता है हमारा, क्या, अमाउंट रिसीव्ड एज ₹5,000 रिकॉर्डेड एज ₹500, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो एक रॉन्ग अमाउंट वाला एरर हो गया। अच्छा, एक अपने रॉन्ग साइड वाला एरर भी कर सकते हैं। अगर कभी तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ लिया हो तो वो चीज तुम्हारे लिए बहुत क्लियर होगी, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉन्ग साइड वाला कि सर डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करने की जगह क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, ये भी तो बात हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अमाउंट पेड डेबिटेड इन कैश बुक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अमाउंट पे करते हो तो तुम कैश बुक में क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, पेमेंट सेट, पर तुमने उसकी जगह पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट करने की जगह तुमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बोलो ये हो गया रॉन्ग साइड, इसकी वजह से भी कैश बुक पासबुक के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अच्छा नेक्स्ट, 5वें नंबर पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई अमाउंट को हमने गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो ये भी एक एरर हो सकती है जिसकी वजह से कैश बुक पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अमाउंट पेड recorded twice in cash book, ठीक है। तो ये चीज भी एक एरर हो सकती है, ठीक है। चल एरर हो गया, अब जाते हैं अपने ओमिशंस की तरफ कि सर कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे अक्सर देयर आर ओमिशंस, ये गलतियां हो जाती है, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हम। कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो देखो यार, एक हो सकता है बैंक चार्जेस।
बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस, देखो भाई बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस एक ऐसी चीज है, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस एक ऐसी चीज है जो बैंक वाला बिना पूछे काट देता है। खैर वो तो होता ही है, बट खैर द पॉइंट इज कि बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस जो है बैंक वाले ने तो काट दिया, पर हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली नहीं, जानकारी मिली नहीं, तो हमने इस चीज को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सो दैट इज वन वेरी कॉमन पॉइंट यहां पे, विच इज बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, अनदर एग्जांपल विल टेक जो अक्सर हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, एंड दैट इज, लेट्स फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कोई कस्टमर होगा जिसने डायरेक्टली क्या कर दिया भाई, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया। अब डायरेक्ट तो डिपॉजिट कर दिया उसने, पर उसने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। पैसा पासबुक में तो आ जाएगा पर हमें पता नहीं चलेगा, तो हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर यूजुअली रिजल्ट्स इनटू ओमिशन, ठीक। नेक्स्ट भाई अब आता है हमारा नेक्स्ट, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट होता है ना कस्टमर के थ्रू, वैसा एक डायरेक्ट पेमेंट होता है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या बैंक ऑर्डर। क्या बोलते हो सर, ये क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ऑर्डर? हाँ, समझना बहुत ज्यादा जरूरी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ऑर्डर मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ऑर्डर है ना, एक सर्विस होती है विच द बैंक्स प्रोवाइड, और जहां पे मैं बैंक को बोलता हूं कि भाई बैंक ये जो सर्टन पेमेंट्स है, कुछ कोई भी हो सकता है पेमेंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया जो हर महीने आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, कोई ईएमआई का पेमेंट हो गया, जो हर महीने ईएमआई होती है। आज मुझे एक बात बताओ, हर महीने की ईएमआई होती है, क्या तुम्हें हर बार पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है या बैंक वाला ऑटोमेटिक पे कर देता है? ऑटोमेटिक पे कर देता है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक को ऑर्डर देके रखा है कि भाई ये ईएमआई जब भी आएगा ना तो अपने आप पे कर देना, तेरे को मेरे को पूछने की जरूरत नहीं। अब बताओ ये सब ऑटोमेटिक पेमेंट्स हो रहे हैं, ऑटो डेबिट हो रहे हैं, तो ये तो पासबुक में इफेक्ट आ जाएगा, पर क्योंकि हमें इसके बारे में हर महीने पता चलेगा नहीं, तो शायद हम रिकॉर्ड करना भूल जाए या हम रिकॉर्ड ना कर पाए, ठीक है। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या बैंक ऑर्डर अक्सर है ना, इट लीड्स टू ओमिशन। ये एक हो गया। चलिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ऑर्डर समझ में आ गया। ऑटो डेबिट यूजुअली ईएमआई के केसेस में, इंस्टॉलमेंट के केसेस में, बिल्स विल्स पे करने के केसेस में, एनआरआईज बहुत यूज करते हैं इसको, ठीक है। और एक लास्ट ले लेते हैं एग्जांपल हमारा, एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू ओमिशन, जो अक्सर होता है, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। भाई ऐसा हो सकता है कि यार हमारा चेक जो है क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और अक्सर क्या होता है पता है, यार चेक डिसऑनर होता है ना तो हमें बहुत बाद में पता चलता है, बहुत बाद में, या तो तुम स्टेटमेंट देखते हो तब पता चलता है या फिर बहुत बाद में पता चलता है। तो क्या होता है यहाँ पे, लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेक आया, ठीक है, मैंने जाके क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मैंने तो डिपॉजिट करके मैं तो वापस आ गया, बैंक वाला जब उसको प्रोसेस कर रहा है तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक वाला उसमें वो चेक डिसऑनर हो गया तो उसमें पहले एक चिट लगाएगा, उसमें बताएगा कि हाँ भाई ये चेक क्या हो चुका है, इस रीजन की वजह से डिसऑनर हो गया, फिर वो एनवेलप में डालेगा, उसमें स्टैंप वैम्प लगाएगा, पोस्ट करेगा, वो पोस्ट मेरे पास 10 दिन बाद पहुंचेगा। भाई सब तब तक में तो महीना निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, और वो डिसऑनर की एंट्री हम कैश बुक में नहीं कर पाते, अगेन लीडिंग टू व्हाट, ओमिशंस, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरह के रीजंस है, आई एम नॉट सेइंग कि इतने ही है, और बहुत सारे हैं, जितने जितने ज्यादा तुम सम सॉल्व करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे लिए और क्लैरिटी आती रहेगी। सो बट मेथड हमारा बहुत सिंपल है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जांपल्स है व्हिच कैन लीड टू डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड ओमिशन, राइट। चलिए तो ये एग्जांपल देख लिया हमने, कैश बुक पासबुक का फॉर्मेट देख लिया हमने, डिफरेंसेस देख लिए हमने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है वो भी देख लिया, कि हम खाली रीजंस ढूंढ रहे हैं, हम इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करते, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि हम क्या करने वाले हैं अब इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, कैसे करेंगे। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक एडलेस मेथड होता है और एक होता है बैलेंस मेथड। ये दोनों मेथड जो है वो आईसीआई मॉड्यूल में देके रखे हुए हैं, एडलेस मेथड भी दिया हुआ है, बैलेंस मेथड भी दिया हुआ है। उन्होंने ज्यादातर सम्स जो है वो एडलेस मेथड से सॉल्व करे हैं, बट हम एडलेस मेथड फॉलो नहीं करेंगे। ज्यादातर दुनिया जो है एडलेस मेथड फॉलो करती है, बट हम फॉलो नहीं करेंगे, हम बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे, विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द डेबिट क्रेडिट मेथड।
हम डेबिट क्रेडिट का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, विच विल नॉट मेक बीआरएस कॉम्प्लिकेटेड। इसमें बीआरएस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। नाउ सुनना, बीआरएस की शुरुआत अगर हम बैलेंस मेथड से कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिटरमाइन कि हम डेबिट साइड से शुरुआत करें बीआरएस की या क्रेडिट साइड से शुरुआत करें, ठीक है। डेबिट से करें या क्रेडिट से शुरुआत कैसे करें। अब शुरुआत कैसे होती है, तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें 4 सिचुएशन हो सकती है। अगेन मैं कैश बुक और पासबुक का फॉर्मेट बना रहा हूं, क्योंकि अगेन मुझे वो सिचुएशन समझाना है। रिसीट, पेमेंट, विड्रॉल और डिपॉजिट, ठीक है। अब सुनना, तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, 4 सिचुएशन से हो सकती है। या तो वो ऐसा बोलेगा कि भाई बैलेंस एज पर कैश बुक इतना देके रखा है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक देके रखा है तो यू विल हैव टू रीच टिल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। या फिर बैलेंस एज पर पासबुक देके रखा है तो आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब बेसिकली कोई भी एक देके रखा होगा, दूसरे तक पहुंचना है। इस तरह के हमारे सम्स होंगे। बैलेंस हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, हमें पता है कि सर बैंक बैलेंस एक ऐसी चीज होती है जो नेगेटिव में भी जा सकती है, माइनस में जा सकती है कि नहीं जा सकती है बैंक का बैलेंस। हाँ, इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं, यस, ओवरड्राफ्ट। जहां पे हमारा बैंक का बैलेंस माइनस में चला जाता है कि सर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उससे ज्यादा हम पेमेंट कर चुके हैं। व्हाई, दैट इज अ फैसिलिटी व्हिच इज गिवन बाय द बैंक व्हिच इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो वो ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट नेगेटिव बैंक बैलेंस। यस और नो भाई, ओवरड्राफ्ट होता क्या है, इट्स नथिंग बट नेगेटिव बैंक बैलेंस, माइनस में जा चुका है आपका। तो क्वेश्चन की शुरुआत ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से भी हो सकती है एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से भी हो सकती है, करेक्ट। तो 4 सिचुएशन आ गए यहां पे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये 4 सिचुएशन है। नाउ अपने को ये डिटरमाइन करना है कि सर ये 4 सिचुएशन में से हमें, इन 4 सिचुएशन को हमें कौन सी साइड से शुरुआत करनी है, डेबिट साइड से शुरुआत करें या क्रेडिट से। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना। उसके पीछे भी लॉजिक होते हैं, हर चीज के पीछे अगर लॉजिक समझोगे तो ही वो चीज क्या होगी, क्लियर होगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। तो इसके पीछे का भी लॉजिक समझो तुम। आज मेरे को एक बात बताओ, कैश बुक में डेबिट बैलेंस, भाई व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, राइट। सो डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट साइड मतलब रिसीट आता है और क्रेडिट साइड पेमेंट आता है। तो भाई रिसीट पेमेंट से ज्यादा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। पैसा आया है, रिसीट इज मोर देन द पेमेंट। पैसा ज्यादा आया है, कम गया है। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर ज्यादा पैसा आएगा, कम जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद अ पॉजिटिव बैलेंस, प्लस में रहेगा बैलेंस, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, सो डेबिट बैलेंस जो है इसे हम कहेंगे बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस। क्या कहेंगे, या तो बैलेंस कहेंगे या फेवरेबल बैलेंस कहेंगे, यानी पॉजिटिव बैलेंस कहेंगे, राइट। सो डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस यानी बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। अच्छा, तो उस हिसाब से मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है, क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है मतलब पेमेंट रिसीट से ज्यादा है। जितना हमें पैसा मिला नहीं है उससे ज्यादा तो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, मतलब हमारा बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो वी विल कॉल इट ओवरड्राफ्ट। क्या कहेंगे इसको हम, ओवरड्राफ्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं, फेवरेबल का उल्टा क्या होता है भाई, अनफेवरेबल बैलेंस। समझे, चलिए। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस, करेक्ट। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो बोलो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी बैलेंस हुआ, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट हो गया। अच्छा, पासबुक कैश बुक का उल्टा होता है, करेक्ट। तो पासबुक अगर कैश बुक का उल्टा होता है तो मेरे को एक बात बताओ, पासबुक में डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा और क्रेडिट बैलेंस यानी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए मेरे को सब लोग, अगर क्वेश्चन में आया बैलेंस एज पर कैश बुक तो कौन सी साइड से शुरुआत करेंगे, डेबिट साइड से। अगर क्वेश्चन में आया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो कौन सी साइड से शुरुआत करेंगे, क्रेडिट साइड से। अगर क्वेश्चन में आया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो कौन सी साइड से शुरुआत करेंगे, डेबिट साइड से। एंड अगर क्वेश्चन में आया बैलेंस एज पर पासबुक तो कौन सी साइड से शुरुआत करेंगे, क्रेडिट साइड से। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये मेथड है जहां से हम शुरुआत करेंगे डेबिट क्रेडिट। सिंपल लॉजिक लगाना है, यही लॉजिक हम अब सीखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले प्लीज 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 इसको बहुत अच्छे से याद कर लो कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक आया तो कौन सी साइड,
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आया तो कौन सी साइड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो रिपीट करो 5 बार, याद करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम जो बनाने वाले ना, क्या करते हैं, अपने काम करते हैं, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो हमने एग्जांपल दिए थे ना, इसी को मैं एक क्वेश्चन की तरह बना रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस एज अ क्वेश्चन, और उसी के बेसिस पे अपने क्या बनाएंगे, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। फॉर्मेट मैं बता देता हूं किस तरह से बनाना है, तुम्हें फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। हेडिंग में इन द बुक्स ऑफ या ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है। प्लीज लेट मी टेल यू, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तुम्हारा कोई अकाउंट नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए इन द बुक्स ऑफ या ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। खाली क्या लिखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग, और जो भी डेट है वो लिख देना, ठीक है। चलो अब तुम नोटिस कर रहे हो, यहां पे मैंने जो 2 कॉलम बनाए, इसके अंदर मैंने अमाउंट और अमाउंट लिखी है, मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है। वाई, लेट मी टेल यू द लॉजिक। देखो हम तरीका डेबिट क्रेडिट, लॉजिक डेबिट क्रेडिट वाला लगा रहे हैं, पर डेबिट ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट्स नहीं होते। हम लॉजिक लगाएंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि हाँ चलो ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है, पर एक्चुअली में ये डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, खाली बीआरएस सॉल्व करने का हमारा ये लॉजिक है, तरीका है, जुगाड़ है, काइंड ऑफ थिंग, समझे। इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। सर क्या लॉजिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करने का। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हमें उस ट्रांजेक्शन को, कोई भी एडजस्टमेंट दिया हो, हमें उस ट्रांजेक्शन को, एडजस्टमेंट को पहचान के हमें यह पूछना है, सवाल ये करना है कि सर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है वही करना है। क्या मतलब, वापस एक बार मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रांजैक्शन देख के हम अपने आप से सवाल करेंगे कि सर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है वही बीआरएस में करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजैक्शन देख के हमें दिखता है कि सर ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में डेबिट हो चुका है पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। क्या बोला मैंने, कैश बुक में डेबिट हो गया पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ ना, बीआरएस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बस इतना लॉजिक लगाना है तुम्हें हर एक एडजस्टमेंट। क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है वही करना है, समझे। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल कैश बुक क्रेडिट हो गया पर पासबुक डेबिट नहीं हुआ, बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा ये चीज पासबुक में भी हो सकती है। मान लो कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि सर पासबुक में डेबिट हो चुका है पर कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट होता है ना भाई। तो पासबुक में डेबिट हो गया पर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ ना, बीआरएस को क्रेडिट। या अगर ऐसा लगता है भाई पासबुक क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है पर कैश बुक डेबिट नहीं हुआ, बीआरएस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, सिंपल। क्या बोलते हो, सही। तो ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अपने को हर एक ट्रांजैक्शन में खाली इतना लॉजिक लगाना है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है तो वही करना है, डन। अच्छा दूसरा एक छोटा सा और लॉजिक है जहां पे मैं नहीं चाहता कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाए, इसलिए मैंने एक और लॉजिक इसका कर दिया। जो भी एरर्स होते हैं ना, अब क्योंकि तुम लोगों को रेक्टिफाई करना आ जाएगा, एरर्स को रेक्टिफाई करना आ जाएगा, तो जो भी एरर्स होते हैं वो एरर्स में तुम्हें देखना है कि यार एरर्स रेक्टिफाई करने के लिए हमें जो करना होता है वही हम बीआरएस में कर देंगे। कैसे, मतलब समझ में आता है, बताता हूं। जैसे मान लो कि भाई यहां पे हमारा एक 3rd नंबर का एडजस्टमेंट दिख रहा है, अमाउंट रिसीव्ड एज ₹5,000, रिकॉर्डेड एज ₹500। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, बोलता है हमें 5,000 मिला। मुझे एक बात बताओ, मुझे 5,000 मिला अगर, तो मेरे को डेबिट करना चाहिए, पर मैंने 5,000 डेबिट करने की जगह 500 डेबिट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूं। सर सिंपल है, 4500 और डेबिट कर दो, करेक्ट है। बोलो सुधारने के लिए क्या किया तुमने, 4500 और डेबिट कर दिया ना, बीआरएस को भी 4500 से क्या कर दो, डेबिट कर दो, बात हो जाएगी। तो पॉइंट एकदम सही, क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलिए तो इसी चीज को मैं क्या बना रहा हूं, एक क्वेश्चन की तरह बना रहा हूं, एंड यही क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। मैं बता दूं इसके अंदर मैंने 9 एडजस्टमेंट जो डाले ना, बहुत सही एडजस्टमेंट है, बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, जो अक्सर तुम्हारे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना ले ले भाई इसको, 50,000 ले लेते हैं।
चलिए हर जगह मैंने क्या कर दिया, अमाउंट डाल दिया, ठीक है, हर जगह अमाउंट डाल दिया, जिसकी वजह से ये क्या बन चुका है, अच्छा प्रॉपर क्वेश्चन बन चुका है। इसी को हम सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को का लॉजिक लगाने के क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है के लिए हम क्या बना देंगे, एक कैश बुक और एक पासबुक बना देंगे, खाली इमेजिनेशन के लिए। एक बार जब तुम बहुत सारे सम कर लोगे उसके बाद इस तरह की इमेजिनेशन की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर रखना है। तो ये वापस मैं लिख देता हूं, रिसीट, पेमेंट, विड्रॉल, डिपॉजिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 50,000 का। बोलो भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कौन सी साइड से शुरुआत करेंगे अपने, मैंने बताया था ना ओपनिंग बैलेंस बीआरएस का कैसा करेंगे, यस, वो ओपनिंग बैलेंस याद रखना जरूरी था अपने को। तो ओपनिंग बैलेंस, बोलो भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक यानी डेबिट साइड से, करेक्ट। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 फ्रॉम द डेबिट साइड लिखेंगे यहां पे, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला आया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। भाई मिस्टर बंबानी वाला एग्जांपल 30,000 वाला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में, हमने देखा सर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में हमने तो क्या कर दिया, चेक को इशू कर दिया, यानी हमने कैश बुक में क्या कर दिया, 30,000 की एंट्री कर दी होगी, हमने कैश बुक में 30,000 की एंट्री कर दी, पर सामने वाले ने इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया। अब सामने वाले ने इस चेक को अगर प्रेजेंट नहीं किया तो पासबुक में वो डेबिट नहीं होगा, पैसा निकलेगा नहीं। सो कैश बुक क्रेडिट हो गया पर पासबुक डेबिट नहीं हुआ। बोलो भाई क्या नहीं हुआ, डेबिट नहीं हुआ ना, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल, इतना ही लॉजिक लगाना है। 30,000 बीआरएस में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ज्यादा चिंता नहीं करने की, क्वेश्चन में जो दिया है उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके इस तरह से पर्टिकुलर लिखना होता है। देखो पर्टिकुलर कभी लिखने का ना, सिंपल लॉजिक इतना है कि पर्टिकुलर ऐसा लिखो कि पर्टिकुलर्स पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। यहां पे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इस तरह से लिखा है जो अपने आप ही पर्टिकुलर जैसे ही है। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 30,000 का अपना यहां पे डेबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भाई अब जा रहे हैं हम किसकी तरफ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड 20,000। भाई हमने ये कौन सा, हाँ मिस्टर बदानी वाला एग्जांपल कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया हमने पर बैंक वालों ने अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया। यानी मुझे एक बात बताओ, अगर हमने चेक डिपॉजिट किया इसका मतलब मेरे पास चेक आया, पहले मेरे पास अगर चेक आया है तो 20,000 क्या हो गया होगा, मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया, मैंने उसको डिपॉजिट करवाया पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक पासबुक क्रेडिट नहीं होगा। तो बोलो भाई कैश बुक डेबिट हो गया पर पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, कैश बुक डेबिट हो गया पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, बीआरएस को क्या कर देंगे, अपने क्रेडिट कर देंगे, है कि नहीं, तो सिंपल, राइट। सो बीआरएस में यहां बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऑन द क्रेडिट साइड वी विल राइट 20,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया पर वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं, ठीक है। ये 20,000 का हो गया। नेक्स्ट, ये तो हमने देखा यार अभी, अमाउंट रिसीव्ड एज 5,000 रिकॉर्डेड एज 500, वो एरर वाली जो बात थी अपनी कि यार अमाउंट रिसीव्ड एज 5,000 रिकॉर्डेड एज 500। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने क्या किया, अमाउंट रिसीव्ड यानी डेबिट साइड, कैश बुक डेबिट साइड, 5,000 का 500 की तरह रिकॉर्ड कर दिया। तो हमें सुधारने के लिए क्या करेंगे, बोलो 4,500 और डेबिट कर देंगे, करेक्ट, रेक्टिफाई करने के लिए 4,500 और डेबिट कर देंगे। बीआरएस को भी 4,500 से क्या कर दो, डेबिट कर दो, सिंपल, दैट्स इट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऑन द डेबिट साइड वी विल राइट 4,500, ठीक है। कैन आई से यार 5,000 को 500 रिकॉर्ड कर दिया तो तुमने अंडरस्टेट किया है, अंडरस्टेट किया है, अंडरकास्ट किया है। सर व्हाट इज अंडरकास्ट, व्हाट इज अंडरस्टेटेड, अंडर मतलब कम, कास्ट करना मतलब रिकॉर्ड करना, स्टेट करना मतलब रिकॉर्ड करना। सो अंडरकास्टेड मतलब कम रिकॉर्ड करना, राइट। ये चीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर हो चुका है तो उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो अपने कह सकते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड अंडरकास्टेड इन कैश बुक, ठीक है। चलिए भाई ये भी हो गया हमारा, बहुत सिंपल सा जा रहा है अपने यहां पे, है कि नहीं। फोर्थ नंबर देखते, अमाउंट पेड डेबिटेड इन द कैश बुक। मैंने अमाउंट पे किया पर मैंने उसकी जगह, पे किया तो क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने उसकी जगह पे डेबिट कर दिया है,
राइट। बोलो अमाउंट पेड, बोलो पे करते तो क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, मैंने उसकी जगह क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सुधारने के लिए क्या करोगे? तो सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। सर आपको क्रेडिट करना था, उसकी जगह आपने डेबिट कर दिया। सुधारने के लिए पहले तो आपने ये जो गलत डेबिट किया ना, इसको हटाओ, यानी क्रेडिट कर दो। अच्छा आमने सामने ऐसा जीरो हो जाएगा, ये डेबिट क्रेडिट आमने सामने जीरो। अब एक्चुअली क्या करना था आपको, एक्चुअली आपको क्रेडिट करना था, आपको क्रेडिट करना था। तो अब जो आपको एक्चुअली क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर दो। सो बेसिकली मतलब मैंने अगर गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया ना, तो मुझे अपोजिट साइड पे डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। एक उस गलत साइड को मिटाने के लिए और एक एक्चुअल में क्रेडिट करने के लिए, राइट। सो 14,000 बोलो सुधारने के लिए 14,000 से अपने क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश बुक को। बीआरएस को भी क्या कर दो, 14,000 से क्रेडिट कर दो, ठीक है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 14,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलो यहां पे भी लिख देंगे अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ कैश बुक, करेक्ट। चलिए तो 14,000 अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ कैश बुक 14,000 हो गया। नेक्स्ट अमाउंट पेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, मैंने अमाउंट पे किया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। बोले भाई अमाउंट पे करते तो कैश बुक में क्या करते, क्रेडिट करते, तो मैंने 3,000 2 बार क्रेडिट कर दिया। बोलो सुधारने के लिए क्या करोगे, 3,000 2 बार क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए एक बार क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। तो कैश बुक को एक बार 3,000 से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सुधारने के लिए बीआरएस को भी क्या कर दो, 3,000 से डेबिट कर दो, हो गया सिंपल, राइट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 3,000 से हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे एंड क्या लिख देंगे अपने यहां पे कि अमाउंट पेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, सिंपल क्वेश्चन। चल नेक्स्ट भाई अब आते हैं अपने ओमिशन के ऊपर, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। लॉजिक वही लगाना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है वही तो करना है, ठीक है। 6 नंबर में भाई बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 500 रुपीज का आया है। अब बताओ मेरे को भाई बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस मैंने क्या लॉजिक बताया था तुम्हें, कि बैंक वाला ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, ये चार्जेस लगा देता है, हमें बताता नहीं है। अच्छा उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, यानी इसका मतलब उसने 500 रुपया क्या कर दिया, पासबुक में डेबिट कर दिया होगा, पैसा निकाल लिया होगा। तो 500 रुपीज का बैंक चार्जेस उसने पासबुक में तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, पर हमें पता नहीं चला। क्योंकि हमें पता नहीं चला तो हमने कैश बुक में उसको क्रेडिट नहीं किया। ध्यान रखना, पासबुक डेबिट हो चुका है पर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पासबुक डेबिट हो गया पर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 500 on the credit side, bank interest and charges not recorded in cash book, correct, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 25,000 है। डायरेक्ट डिपॉजिट में क्या लॉजिक लगाया था अपने, जैसे कस्टमर ने डायरेक्टली क्या कर दिया, 25,000 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। बोलो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, यानी इसका मतलब पासबुक क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा, पासबुक क्रेडिट हो गया होगा। पर क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला कि कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया, यार हमारे पास पैसा आया होगा ऐसा तो हमें पता ही नहीं चला। तो बोलो पासबुक क्रेडिट हो गया पर हमें क्योंकि पता नहीं चला तो हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किया होगा। सो पासबुक क्रेडिट हो गया पर कैश बुक डेबिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल, यस और नो, राइट। तो हम बीआरएस को डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, कितना अमाउंट है, 25,000 है ना, तो 25,000 से हम बीआरएस को डेबिट कर रहे हैं। 25,000 से मैंने डेबिट कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या बैंक ऑर्डर 12,000, भाई बैंक ने अपने आप पे कर दिया, मैंने बताया था ना वो इंस्टॉलमेंट ईएमआई वाला स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने अपने आप पेमेंट कर दिया पर हमने वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। बोलो बैंक अगर अपने आप पेमेंट करता है 12,000 ही ना, तो बैंक अगर अपने आप पेमेंट करता है तो बोलो पासबुक में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट तो हो गया, पासबुक डेबिट हो गया। पर मुझे उस पेमेंट के बारे में पता नहीं चला तो मैंने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया। पासबुक डेबिट हो गया पर मैंने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, राइट। बोलो भाई कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, पासबुक डेबिट हो गया, कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ ना, बीआरएस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, हो गया,
ठीक है। सो बीआरएस में हम क्रेडिट करेंगे क्या, 12,000 रुपीज डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अगेन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। और एक लास्ट आता है हमारा कौन सा, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 15,000, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 15,000। अब सुनना ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ, यहां पे ये तो लिखा ही नहीं कौन सा चेक, हमें जो चेक रिसीव हुआ वो डिसऑनर हुआ या हमने जो चेक पे किया इशू किया वो डिसऑनर हुआ, है कि नहीं, सही है। देखो ऐसा कभी कभार क्वेश्चन में हो सकता है, मैंने जानबूझकर ये ऐसा यहां पे लिखा है, वाई, बिकॉज तुम्हारे एक्चुअल आईसीआई के क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि वो एकदम क्लियरली ना दे कि वो कौन सा चेक है, बट हमेशा हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करना है कि अगर कुछ ना लिखा हो ना तो इट इज ऑलवेज चेक रिसीव्ड, अज्यूम करना है कि इट इज चेक रिसीव्ड, जो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, और कोई रीजन नहीं है इसका, चेक रिसीव डिसऑनर हो चुका है, तो नहीं लिखा है, हमें अज्यूम करेंगे हमें ये चेक मिला है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कहानी सुनो जी, हाँ, कैश डिसऑनर होने की कहानी सुनो। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास 15,000 का चेक आया, चेक रिसीव हुआ ना ये तो हमने, तो बोलो भाई 15,000 का चेक आया तो मैंने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। 15,000 का चेक आया तो मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया होगा, राइट, पर फिर मैंने क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। अब मैंने डिपॉजिट कर दिया उसको, मैंने अगर उसको डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया होगा, फिर ये क्या हो गया होगा, आपस सामने सामने तुरंत ही क्या हो गया होगा, डिसऑनर हो गया होगा। बोलो डिसऑनर हो गया तो पासबुक क्या, डेबिट, डिसऑनर हो गया तो पासबुक डेबिट, राइट। सुनना ध्यान से वापस, मेरे पास चेक आया तो कैश बुक डेबिट, मैंने डिपॉजिट करवाया तो पासबुक क्रेडिट, डिसऑनर हुआ तो पासबुक डेबिट हो गया, रिवर्स हो गया। मुझे कैश बुक को क्या करना चाहिए, मुझे कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए, डिसऑनर होने पे मुझे कैश बुक क्रेडिट करना चाहिए, पर मैंने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, मैं बीआरएस को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आ रहा है, तो हमारे यहां पे आंसर आया भाई बीआरएस को क्रेडिट कर देंगे। वापस एक बार कहानी सुनेंगे, मेरे पास चेक आया तो कैश बुक डेबिट, मैंने डिपॉजिट करवाया तो पासबुक क्रेडिट, डिसऑनर हुआ तो पासबुक डेबिट, पर मैंने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, मैं बीआरएस को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, करेक्ट। सवाल एक और उठता है, बोले सर ये जब डिसऑनर होना ही था ये डिपॉजिट हुआ क्यों, डिपॉजिट तो नहीं होना चाहिए ना, करेक्ट, नहीं होना चाहिए। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर बैंक नहीं बताएगी तुम्हें कि देखो भाई तुमने जो चेक डिपॉजिट करने की कोशिश करी, मैंने वो डिपॉजिट करा, बट फिर वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, अगर बैंक नहीं बताएगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारे स्टेटमेंट से कि ये चेक डिसऑनर हो गया, तुम्हारे स्टेटमेंट में कुछ दिखेगा ही नहीं, तुम्हारे स्टेटमेंट में कुछ दिखेगा ही नहीं, ब्लैंक एकदम, तो बताओ मुझे पता चलेगा तुम्हें। इसलिए बैंक कभी भी क्या करती है, डिसऑनर होता है ना, भले ही उसको पता है कि वो डिसऑनर होने वाला है, वो फिर भी एक तरफ डिपॉजिट की तरफ दिखाती है, फिर वो डिसऑनर करती है, समझे। एंड दैट इज व्हाई मैंने ये पूरा कहानी बताई तुम्हें, राइट। सो यहां पे आ गया हमारा क्या, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब अपने क्या कर रहे हैं भाई, क्लोज करें इसको, ठीक है। क्लोज करने का तरीका समझो, डेबिट साइड से सारा शुरुआत हुई, हाँ डेबिट साइड से शुरुआत हुई, तो सारे डेबिट को ऐड कर दो, सारे क्रेडिट को माइनस कर दो, राइट। और देखो भाई बैलेंस कौन सी तरफ पे आ रहा है, कौन सी तरफ बैलेंस आ रहा है। ओके गाइस, बैलेंस का पोर्शन जो है हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू। तो भाई आंसर क्या है अपना भाई, 51,000 रुपीज आया तुम्हारा, कैलकुलेट किया, एवरीबडी हैज टू कैलकुलेट, 51,000 रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड आया। अब सुनना, वी स्टार्टेड फ्रॉम कैश बुक, ठीक है, हमने कैश बुक से शुरुआत करी, सो एंड हम किससे करेंगे, पासबुक के बैलेंस से करेंगे, राइट। अब कौन सा है, बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, ये देखने के लिए देखो यहाँ पे 51,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज नथिंग बट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया क्या 51,000 रुपीज, राइट। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट दिस वे, क्यों, देखो जरूरी नहीं है कि बैलेंस से अगर शुरुआत हो तो बैलेंस पे ही एंड होगा, ओवरड्राफ्ट पे भी एंड हो सकता है, तो यही गलती ना हो इसलिए हमेशा पहले अमाउंट डाल दिया करो, फिर देखोगे कैश बुक से शुरुआत हुई तो पासबुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो कौन सा है भाई, बैलेंस, ठीक है। उसके बाद खाली क्लोज कर दो एंड दैट वुड बी इट, बस दैट्स इट, समझे। इस तरह से हम क्या करेंगे, बीआरएस करेंगे,
राइट। तो इस तरह से बीआरएस को क्लोज करेंगे एंड ये हो गया हमारा एक पूरा सम जिसके अंदर मेजॉरिटी हमारी सारी चीजें आ चुकी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे सम्स और करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो भाई, फर्स्ट वाले में क्या देख रखा है यहाँ पे, ऑन 31 March 2000 the bank passbook of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit while balance as per cash book was 1,12,050। यानी यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दोनों बैलेंस दे दिया, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक दोनों दिया तो क्या करने का, सिंपल है सर, किसी भी एक से शुरुआत करने की, दूसरे पे एंड करना है अपने को। यानी अगर कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करी तो पासबुक पे एंड होंगे, पासबुक से शुरुआत करी तो कैश बुक पे एंड होंगे, दैट्स इट। यानी बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आंसर ऑलरेडी दे के रखा है, यू जस्ट हैव टू रीच टू दैट आंसर, वहां तक पहुंचना है बस। ठीक है, पहले बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो वी विल स्टार्ट विद बैलेंस एज पर पासबुक ओनली। ठीक है, यहां पे मैंने बीआरएस का फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है। सो बैलेंस एज पर पासबुक सबसे पहले डाल देते अपने, बोलो भाई बैलेंस एज पर पासबुक यानी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे अपने लिख देंगे यहां पे 1,50,000। ठीक है, अच्छा खाली अपने इमेजिनेशन पर्पस के लिए एक रफ में कैश बुक और पासबुक बना दो जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या देख रखा भाई, she has issued a check amounting to ₹80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। तो नम्रता ने 80,000 के चेक इशू करे, बोलो भाई इशू करे यानी पेमेंट करे, तो 80,000 के चेक इशू करे यानी कैश बुक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। पर जिसमें से सिर्फ 32,000 के प्रेजेंट हुए, तो मुझे बताओ 32,000 के प्रेजेंट हुए यानी पासबुक में 32,000 ही डेबिट दिखेगा, राइट। 80,000 क्रेडिट हो गया, कैश बुक में क्रेडिट हो गया, पर पासबुक में सिर्फ 32,000 डेबिट हुआ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बाकी 48,000 के ऐसे चेक है जो इशू तो हो गए बट प्रेजेंट नहीं हुए। अब इशू हो गए तो कैश बुक क्रेडिट हो गया, पर क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ यानी पासबुक डेबिट नहीं हुआ, पासबुक डेबिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, सो बीआरएस को हम यहां पे डेबिट कर देंगे, दैट वुड बी हाउ मच, 48,000। ठीक है, तो 48,000 ऑन द डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट यहां पे लिख देते अपने पर्टिकुलर्स में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा नेक्स्ट वाला अपना कौन सा है, तो दिया हुआ है शी रिसीव्ड चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। 5,000 रुपए का एक चेक रिसीव हुआ जो कैश बुक में तो उसने एंटर कर दिया पर उसने डिपॉजिट करना ही भूल गई। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर 5,000 का मेरे पास बोलो चेक आया तो मैं कैश बुक को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, पर क्योंकि मैंने डिपॉजिट नहीं करवाया तो पासबुक क्रेडिट हुआ ही नहीं है। याद है ना फॉर्मेट, पासबुक क्रेडिट ही नहीं हुआ, पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल 5,000। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 5,000 ऑन द क्रेडिट साइड, चेक received but not deposited। ठीक है, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये हो गया अपना। हाँ नेक्स्ट, चलिए भाई ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। थर्ड वाला कौन सा है, अ चेक फॉर 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड एट। पिछले वाले जैसे ही हुआ, बोलता है ये चेक 22,000 का डिपॉजिट तो कर दिया पर क्लियर नहीं हुआ वो। अब क्लियर नहीं हुआ तो बात वही हो जाएगी कि भाई डिपॉजिट किया पर क्लियर नहीं हुआ यानी पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आज तुम डिपॉजिट करना भूल गए या डिपॉजिट किया पर क्लियर नहीं हुआ, बात वही की वही होगी, क्योंकि दोनों केसेस में बोलो भाई चेक 22,000 का आया हमारे पास, कैश बुक डेबिट हो गया, पर क्योंकि क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस में क्रेडिट साइड 22,000। ओके, लिख देंगे यहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं भाई, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इनटू हर बैंक व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन द कैश बुक येट। तो मिस्टर गुप्ता ने डायरेक्टली क्या कर दिया, नम्रता के अकाउंट के अंदर 15,700 डिपॉजिट कर दिया, जो हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, मिस्टर गुप्ता ने अगर 15,700 डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब पासबुक क्रेडिट हो गया होगा, डिपॉजिट हो गया होगा, पर हमें पता नहीं चला इसके बारे में, तो हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया, हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। सो बीआरएस हम यहां पे डेबिट कर रहे हैं 15,700
700 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आगे लिख सकते हैं नॉट रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला जो दिया हुआ है वो बोल रहा है बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। तो बैंक भाई क्या कर चुका है, 1500 का इंटरेस्ट क्रेडिट कर चुका है। मैंने बताया था तुम्हें बैंक में ऐसा ही होता है, 1500 वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पर हमें उसके बारे में पता नहीं चला, और क्योंकि हमें पता नहीं चला तो हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया। पासबुक क्रेडिट हो गया पर कैश बुक डेबिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो 1500 ऑन द डेबिट साइड लिख देते अपने। अच्छा, 250 के चार्जेस साथ साथ में लिख सकते हैं कि 250 का चार्जेस जो है वो बैंक वालों ने लगा दिया। 250 का चार्जेस, भाई 250 का चार्जेस लगा दिया, यानी पासबुक डेबिट हो गया, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया। हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तुम साथ साथ में यहां बाजू में लिख सकते हो, नेट ऑफ मत करना, 1500 माइनस 250 मत करना कभी, क्योंकि इंटरेस्ट अलग चीज होती है, बैंक चार्जेस अलग चीज होते हैं। तुम हाँ डेबिट क्रेडिट ऐसे लिख सकते हो, पर नेट ऑफ कभी मत करना इस चीज को। ओके, सो यहां पे अपने लिख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चलो ये हो गया भी बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत हुई, तो एंड करेंगे अपने किससे भी, बैलेंस एज पर कैश बुक से कर लेते हैं। ठीक है ना, और अपने पास वैसे तो आंसर है, अपने को खाली पहुंचना है वहां तक आंसर। ठीक है, वी जस्ट हैव टू रीच टिल दैट आंसर। देखो भाई, सारा क्रेडिट करो, सारे क्रेडिट ऐड करो, सारे डेबिट माइनस करो, क्या आया, 1,12,050। ठीक है, दिस इज व्हाट, बोलो भाई, पासबुक से शुरुआत हुई तो कैश बुक से एंड होगा, और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या, बैलेंस। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो गया खत्म, ये बन गया तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, चलिए तो ये हो गया डन। नेक्स्ट अब जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी देखो बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे देके रखे हुए, यू गाइस स्टडी दोस बेसिक क्वेश्चंस, और ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस करो, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 इसमें एडजस्टमेंट ऐसे देके रखे हुए जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखो, When Nicky and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June 2000, this did not agree with the balance in the cash book. ठीक है, तो निक्की एंड कंपनी जो है उसने एक बैंक स्टेटमेंट उसको मिला है, उसमें एक फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है 10,39,200 का फॉर द पीरियड एंडेड, और उसमें बैलेंस, अच्छा तो ये बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 10,39,200, तो बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत करते हैं अपने। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस पर पासबुक क्रेडिट साइड पे आएगा, करेक्ट। सो 10,39,200 ऑन द क्रेडिट साइड, खाली इमेजिनेशन पर्पस के हिसाब से अपने कैश बुक और पासबुक ये दोनों बना लेते हैं। ठीक है, खाली इमेजिनेशन पर्पस के हिसाब से। कम टू द सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देखो, A deposit of 3,09,200 paid on 29th June 2000 had not been credited by the bank until 1st July. यानी 29th जून में मैं डिपॉजिट कर चुका हूं पर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। ये वही बात आ गई, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, तो बोलो भाई चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कहां पे आएगा, 3,09,200 अपना, देखो 3,09,200 मेरे को चेक मिला होगा, मेरे को चेक मिला तो कैश बुक डेबिट हो गया, पर अभी तक बैंक वालों ने इसको क्रेडिट नहीं किया, यानी पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऑन द क्रेडिट साइड वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड, या अमाउंट डिपॉजिटेड लिख सकते हो, बट नॉट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 30th March 2000 the company had entered into a hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सही है। अच्छा तो क्या बोलते हैं, 30th March कंपनी entered into a hire purchase agreement to pay by bank order, बैंक ऑर्डर याद आ रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला, a sum of rupees 3 lakh on the 10th of each month commencing मतलब क्या, शुरुआत, स्टार्टिंग from April 2000। no entries had been made in the cash book। अच्छा मुझे बताओ ये बीआरएस कब बना रहे अपने, 30th जून को बना रहे हैं हम बीआरएस। ठीक है, मार्च के महीने में कंपनी एक हायर परचेज अग्रीमेंट में एंटर हुई है। हायर परचेज अग्रीमेंट मतलब समझ में आ रहा है, वो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम,
राइट। सो इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम के अंदर हम एंटर हुए टू पे बाय बैंक ऑर्डर, ईएमआई वाला सिस्टम। टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ ₹3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। हम बैंक ऑर्डर के थ्रू 3 लाख रुपीस पे कर रहे हैं ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 10 तारीख को 3-3 लाख रुपया बैंक अपने आप क्या कर देगा, पे कर देगा, हमें वो पूछेगा नहीं, राइट। तो अब सुनना ध्यान से, शुरुआत कब से हो रही है? 10 अप्रैल से हो रही है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना भाई, हर महीने की 10 तारीख को बैंक अपने आप 3-3 लाख रुपया पे कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। यानी 10 अप्रैल को उसने 3 लाख रुपया पे किया होगा, करेक्ट। अच्छा, 10 मई को अगेन उसने 3 लाख रुपया पे किया होगा, हर महीने की 10 तारीख को है ना। अच्छा, 10 जून को अगेन उसने 3 लाख रुपया पे किया होगा। बोलो भाई, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 30 जून को बनाया ना अपने ने बीआरएस। तो 3 टोटल मिला के 9 लाख का पेमेंट हो चुका है, बैंक ने ऑटोमेटिकली कर दिया। अच्छा, 9 लाख का पेमेंट कर दिया बैंक ने, पासबुक क्या हो गया, डेबिट हो गया, पर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ। पासबुक डेबिट हो गया पर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ। हम भी यार, ये देखो, पासबुक डेबिट हो गया पर हमने कैश बुक क्रेडिट किया नहीं, नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक। तो कोई कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल, राइट। सो 9 लाख रुपीज विल बी क्रेडिटेड, 9 लाख रुपीज हम क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखते भाई, इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4% on his account of 4 लाख। मतलब एक कस्टमर से लेना बनता है अपना 4 लाख और उसको मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया 4% का। पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून। द कैशियर एरोनियसली, भाई एरोनियसली का मतलब क्या होता है, गलती से। कैशियर एरोनियसली, गलती से उसने ग्रॉस अमाउंट यानी टोटल अमाउंट बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में क्या कर दिया, पूरा रिकॉर्ड कर दिया। चलो अब मुझे बताओ कस्टमर से कितना लेना बन रहा है अपना। तो सर 4 लाख बनता है। 4 लाख पे मैंने उसको 4% का क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। बोलो भाई 4 लाख के ऊपर 4% यानी 16,000 हो गया। कस्टमर जो है वो कितने का चेक बना के देगा, तो 3,84,000 का वो चेक बना के देगा। अब सुनना ध्यान से, उसने तो 3,84,000 का चेक बनाया पर मेरे कैशियर ने गलती से एरोनियसली ग्रॉस अमाउंट नहीं मतलब क्या, पूरा अमाउंट 4 लाख रुपीस क्या कर दिया, कैश बुक में डेबिट कर दिया। मतलब मैं बोल सकता हूं 16,000 ज्यादा डेबिट कर दिया, 3,84,000 की जगह 4 लाख कर दिया ना, 16,000 ज्यादा डेबिट कर दिया। सुधारने के लिए क्या कर देंगे, 16,000 क्रेडिट कर देंगे। चाहिए, ठीक है। तो 16,000 हम क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले बीआरएस में, क्रेडिट साइड 16,000 क्रेडिट। अपने कह सकते हैं कि दिस इज अमाउंट ओवरकास्टेड, कह सकते हैं ना अपने, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं अमाउंट received overstated in the cash book, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 has not been entered into the cash book। बैंक चार्जेस का हमने देख लिया, अभी 3,000 के बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर नहीं हुए हैं, यानी कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है, बहुत कॉमन है, ऑलरेडी हम 2 बार देख चुके। सो बैंक चार्जेस not recorded in cash book, ठीक है। नेक्स्ट, on 28th June a customer of the company directly deposited the amount of 4 lakh but no entry has been made in the cash book। 20th जून को कस्टमर ने डायरेक्टली क्या कर दिया, 4 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिया। बोलो भाई 4 लाख डिपॉजिट कर दिया यानी पासबुक में 4 लाख रुपीज क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। पर पासबुक में तो क्रेडिट हो गया पर हमें पता चला नहीं, तो हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया। हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो 4 लाख रुपीज ऑन द डेबिट साइड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, 11,200 पेड इनटू द बैंक had been entered twice in the cash book। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पेड इनटू द बैंक मतलब क्या होता है भाई? पेड इनटू द बैंक मतलब कोई पेमेंट नहीं होता, वो होता है पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा करना, यानी डिपॉजिटेड। लिख लो सब लोग वहां पे, डिपॉजिटेड 11,200 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो बताओ मुझे
अमाउंट क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। मेरे को एक बात बताओ, अमाउंट डिपॉजिट होती है तो कैश बुक में क्या एंट्री करते हैं? अरे कैश बुक में हम डेबिट करते हैं उसको। क्यों सर डेबिट करते हैं? अरे सिंपल है यार, अमाउंट डिपॉजिट हुई इसका मतलब मुझे चेक मिला है, अमाउंट मिला है, अमाउंट मिला है यानी कैश बुक डेबिट। तो बोलो 11,200 क्या हो गया, 2 बार डेबिट हो गया, एक बार क्या कर देंगे अपने, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। सो बीआरएस को भी एक बार क्रेडिट कर दो 11,200 से, राइट। 11,200 से बीआरएस को क्रेडिट कर दो। क्या लिख दे अपने, हाँ, अमाउंट डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, लास्ट वाला पॉइंट क्या देके रखा है, अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check। बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख रुपीस का एक डेबिट दिख रहा है, क्यों? बोलते फॉर अ चेक विच हैज बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। भाई रिटर्न्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्ड? रिटर्न्ड मतलब बाउंस होना, डिसऑनर होना, यानी ये चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो हैज बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। क्यों डिसऑनर हुआ? क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो गया। भाई चेक की वैलिडिटी होती है ना 3 महीने की, 3 महीने क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, इट इज आउट ऑफ डेट, सो द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, राइट। सो नाउ मेरे को 11 लाख रुपीस का क्या दिख रहा है, एक डेबिट दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट में। अब सुनना ध्यान से, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना। वर्ड बाय वर्ड जाते हैं, बोलता है पासबुक में मुझे 11 लाख रुपीस का क्या दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है। क्यों? बोलता है फॉर एन अनपेड चेक विच हैज बीन मार्क्ड आउट ऑफ डेट, कि भाई चेक क्या हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो गया, रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया। तो सवाल सबसे पहले यही उठा, बोले चेक डिसऑनर होने पे क्या पासबुक डेबिट होता है? अच्छा वो कहानी याद करो, मैंने अभी पहले सम के अंदर कहानी बताई थी ना 15,000 की चेक वाली, बस वही कहानी यहां पे लगाओ। अब सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, कैश बुक मेरे को 11 लाख रुपीस का चेक मिला होगा सर, आपको कैसे पता? मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि कुछ ना लिखा हो तो अज्यूम करना है, और नहीं तो भी तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है कस्टमर नाम लिखा हुआ है, वहां पे देखो सेकंड लाइन में कस्टमर लिखा है, यानी कस्टमर तो चेक देगा ही, तो हमें चेक मिला है, ठीक है। सो 11 लाख का मुझे चेक मिला, बोलो भाई 11 लाख का चेक मिला यानी कैश बुक डेबिट। मैंने डिपॉजिट करवाया तो पासबुक क्रेडिट, चेक मिला तो कैश बुक डेबिट, डिपॉजिट करवाया तो पासबुक क्रेडिट, डिसऑनर हुआ तो पासबुक डेबिट। हुआ कि नहीं हुआ भाई पासबुक डेबिट डिसऑनर होने पे? समझे? कहानी पे जाओ। चेक मिला तो कैश बुक डेबिट, डिपॉजिट हुआ तो पासबुक क्रेडिट, डिसऑनर हुआ तो पासबुक डेबिट। पर हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, हम कैश बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, बीआरएस को क्रेडिट कर देंगे। समझे? बस यही कहानी थी अपनी, यहां पे भी 11 लाख रुपीस अपने बीआरएस में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो दिस वुड बी चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके चलिए क्लोज करें अब इसको। बैलेंसेस पर पासबुक से शुरुआत हुई, सारे क्रेडिट ऐड करो, डेबिट माइनस करो, ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड बैलेंस आएगा, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक ही होने वाला है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एकदम पक्का हो जाएगा हमें कि सर बाद में ऐसा क्लोज करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए जरा क्या हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा तो आंसर आया 29,78,600, ठीक है। दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस चलिए भाई, अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज रिवाइज करिए, इसको देखिए कैसे सम सॉल्व किया हुआ है, खुद से सम सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो। थैंक यू। ऑलराइट चलिए, अब इतना समझने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर कंसेप्ट इन बीआरएस ओनली। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है एडजस्टेड कैश बुक। क्या होता है ये एडजस्टेड कैश बुक? तो देखो हमें पता है कि सर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, व्हेन वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। सुना हुआ है कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, इसका मतलब उसमें कोई तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई तरह का एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा अब मुझे बताना, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। तो बैंक का बैलेंस शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स एंड ओमिशन, वो भी ट्रू एंड फेयर दिखना चाहिए। तो दैट शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स एंड ओमिशन। अच्छा अभी तक हमने जो सम्स करे उसमें हमने देखे कि सर कैश बुक में तो काफी सारे एरर्स ओमिशंस होते थे कि नहीं होते थे?
देखे थे ना, रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग साइड हो गया। पर अब वो यही बोल रहा है कि देखो पूरे साल अगर ये गलती हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट व्हेन यू आर क्लोजिंग द बुक्स ईयर एंड पे तुम्हें इस गलती को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। दैट मीन्स यू विल हैव टू रेक्टिफाई ऑल एरर्स एंड ओमिशंस इन द कैश बुक, and in order to rectify all errors and omissions in the cash book you prepare adjusted cash book। क्या बनाते हो आप? adjusted cash book। ठीक है, so adjusted cash book में हम सारे errors and omissions को क्या करेंगे, rectify करेंगे जो cash book में है। अच्छा, अब ये सवाल ये उठा, बोले अगर हमने सारे errors and omissions, ठीक है, to rectify all errors and omissions, चलो तो सवाल ये उठा कि अगर हमने कैश बुक के सारे एरर्स एंड ओमिशंस को रेक्टिफाई कर दिया, क्या उसके बाद भी मुझे बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? डू आई हैव टू प्रिपेयर बीआरएस? तो द आंसर इज यस, यू विल स्टिल नीड टू प्रिपेयर बीआरएस। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, तुमने कैश बुक के तो एरर्स ओमिशंस रिकॉर्ड कर दिए, बट व्हाट अबाउट दोज ट्रांजैक्शंस जो पासबुक में गलत रिकॉर्ड हुए हैं या पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टाइमिंग डिफरेंस थे, तो कैन आई से आई विल हैव टू प्रिपेयर बीआरएस टू रिकॉर्ड, नॉट रेक्टिफाई। बीआरएस में रेक्टिफाई करने के लिए नहीं बनाता, बट एटलीस्ट मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं ऑल एरर्स एंड ओमिशन इन पासबुक, राइट? तो एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा। सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को मैं यूज करूंगा कहां पे, बीआरएस के अंदर, राइट? तो एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, उसी बैलेंस को क्या कर दूंगा मैं, बीआरएस के अंदर क्या कर दूंगा, यूज कर लूंगा। एडजस्टेड कैश बुक में सारे एरर्स एंड ओमिशंस, कैश बुक के सारे एरर्स एंड ओमिशंस को रेक्टिफाई करूंगा, बीआरएस में पासबुक के सारे एरर्स एंड ओमिशंस को रिकॉर्ड करूंगा। दैट्स इट, ये करना है, समझ में? अच्छा, अब तुम्हें ऐसा लगेगा सर इससे तो सम हमारा बड़ा हो जाएगा। नहीं, सम तुम्हारा बड़ा होने वाला नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है यहां पे कि मान लो कि तुम्हारे एक एवरेज सम के अंदर 7 एडजस्टमेंट होते हैं। 10 मार्क्स का सम होता है ना, 10 मार्क्स का सम है, 7 एडजस्टमेंट है। मैं बता दूं, देखो कितनी अच्छी बात है, 7 एडजस्टमेंट मतलब इट वोंट टेक यू इवन 5-6 मिनट्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सम। यार एक 10 मार्क का सम अगर 5-6 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? मान लो कि 10 मार्क का एक सम है, 7 एडजस्टमेंट यूजुअली होते हैं। अब सम तुम्हारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो तुम्हें बोला जाएगा कि भाई तुम खाली क्या बना दो, भाई बीआरएस बना दो, खाली क्या बना दो, बीआरएस बना दो। नहीं तो तुम्हें बोला जाएगा कि तुम एक काम करो, क्या बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक प्लस बीआरएस बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, वहां पूछा गया है कि एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस बनाओ। तो अब सिंपल सी बात है यार, अगर 7 एडजस्टमेंट है, अगर खाली बीआरएस बनाने को बोले तो 7 के 7 बीआरएस में आएंगे। ओके, नाउ 7 में से मान लो 4 एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो कैश बुक में एरर्स एंड ओमिशन है, तो वो 4 एडजस्टमेंट कहां जाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, और 3 कहां जाएंगे, बाकी के 3 बीआरएस में। तो बेसिकली क्वेश्चन तो उतना का उतना ही रहेगा, खाली टेबल 2 हो जाएंगे, एक एडजस्टेड कैश बुक हो जाएगा, एक बीआरएस हो जाएगा, बात खत्म। समझे एकदम क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज देयर इन एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। ठीक है, तो अब से हम जो सम करेंगे दैट वुड बी अबाउट एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। लेट्स हैव अ लुक एट द सम। देखो यहां पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सम दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, ऑन 31 December 2000 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक, ए फिलिप नाम का कोई बंदा होगा, उसका कैश बुक का बैंक कॉलम, ऑब्वियसली अपने को पता है इससे 3 कॉलम होते हैं कैश बुक के, कैश, बैंक और डिस्काउंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश कॉलम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट कॉलम, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक स्टेटमेंट याद रखना हमेशा, हमारे लिए बैंक कॉलम ही क्या है, कैश बुक है। When we are solving BRS, हमारे लिए बैंक कॉलम ही कैश बुक है। डन? तो क्या लिखा देखो, बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। चलो ठीक है भाई, 4610 का क्या दिख गया भाई अपने को, डेबिट बैलेंस दिख गया। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट फर्स्ट चेक्स अमाउंटिंग टू, अच्छा तो सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, यहां पे क्या बना रहे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट देके रखे ना। नेक्स्ट क्या देके रखा है पता है, देखो क्या लिखा हुआ यहां पे, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस, यानी अपने को क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक, और बी क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये ए और बी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर एन एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। ठीक है, चलो यहां पे बनाते हैं अपने एक एडजस्टेड कैश बुक बना दे अब अपने पहले।
तो एक एडजस्टेड कैश बुक बना देते। नॉर्मल जैसे एक लेजर अकाउंट बनाते हो वैसे ही एक लेजर अकाउंट बनाना है। एडजस्टेड कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलो तो बन गया भाई अपना ये एडजस्टेड कैश बुक। मैंने बाजू में यहाँ पे बीआरएस भी बनाया भाई, ठीक है। चलो तो एडजस्टेड कैश बुक दोनों बीआरएस दोनों बन चुके हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला भाई, कैश बुक का जो बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है 4610। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव बैलेंस हो गया। तो एडजस्टेड कैश बुक में शुरुआत करेंगे अपने, क्या डेट डाल के रखिए इसमें, 31 दिसंबर ना, ठीक है। तो 31 दिसंबर को यहां पे हम शुरुआत करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, ठीक है। ये हो गया 4610। नेक्स्ट सबसे पहले अब देखो यहां पे 7 एडजस्टमेंट देके रखे। 7 एडजस्टमेंट में तुम्हें यही देखना है कि सर इसमें से कैश बुक के एरर्स ओमिशंस कौन से हैं और पासबुक के कौन से ऐसी चीज पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो देके रखा है वो क्या लिखा हुआ है, चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 which were issued to trade papers and entered in the cash book before 31st December 2000 were not presented for payment until that date। अरे भाई कहानी लिखी है, कथा लिखी है फालतू की, खाली ये लिखना है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि भाई चेक क्या हो चुका है, इशू हो चुका है पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी रफ में कैश बुक पासबुक बना दे क्या, खाली समझने के लिए। तो चेक इशू हो चुका है वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई अपने पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, पासबुक में नहीं हुआ, इसका मतलब हम कहां डालेंगे उसको, बीआरएस में, समझे। तो अपने वो जो दोनों टाइमिंग डिफरेंस थे ना वो एक्चुअली कहां जाएंगे, बीआरएस के अंदर जाएंगे, ओके। चलो तो सबसे पहला लिख देते अपने यहाँ पे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, पहली लाइन को ब्लैंक रखेंगे। क्यों, अरे भाई एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वही लिखना है ना अपने को पहली लाइन में, तो पहली लाइन को ब्लैंक रखेंगे। हाँ उसके नीचे से लिखना शुरू करते हैं अपने, चेक्स issued but not presented 6,30,000, ठीक है। ये हो गया अपना डेबिट साइड पे बीआरएस का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्या आया, बोलते हैं चेक्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक। भाई पेड इनटू बैंक मतलब क्या, डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड on 31st December 2000 but were entered in the bank statement on 1st January 2001। तो क्या बोल रहा है वो कि वापस अगेन वही कहानी लिखी है उसने, खाली सिंपल शब्दों में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्लियर्ड। तो वही बात आ गई यहाँ पे कि हमारे पास एक चेक आया 2,50,000 का, मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया पर वो अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ तो हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 2,50,000, सही है, ठीक है। चलो तो ये दोनों आ गए। अब तीसरा क्या देकर रखा है, देखो, अ चेक फॉर ₹73,000 had been dishonored prior to 31st December 2000 but no record of this fact appeared in the cash book। भाई डिसऑनर की करी ना अपने ने एंट्री 2 बार, वापस यही लिखा हुआ है कि चेक 73,000 का क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, पर हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब कौन सा चेक नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, क्या अज्यूम करेंगे, चेक रिसीव्ड। यस, क्या अज्यूम करेंगे, चेक रिसीव्ड, कि हमें हमारे पास 73,000 का चेक आया, हमने उसको डिपॉजिट करा पर वो डिसऑनर हो गया, पर हमने कैश बुक में उसको क्रेडिट नहीं किया। हम एडजस्टेड कैश बुक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि हमने वो डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं करी, ठीक है। तो यहां पे, हाँ यहां लिख देते हैं भाई एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक 31st दिसंबर बाय कस्टमर अकाउंट। क्यों कस्टमर अकाउंट, अरे भाई चेक आता है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट करते हो ना, डिसऑनर होगा तो भी कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करोगे। कितना, 73,000, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, a dividend of 3,80,000 paid directly to the bank had not been recorded in the cash book। भाई 3,80,000 का जो डिविडेंड है डायरेक्टली बैंक में आ गया पर कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बोलो भाई डायरेक्टली बैंक में आया इसका मतलब पासबुक क्रेडिट हो गया, पर हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किया, रिसीट साइड नहीं दिखाया, तो हम एडजस्टेड कैश बुक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू डिविडेंड अकाउंट 3,80,000।
टू डिविडेंड अकाउंट 3,80,000. ठीक है. नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटेड टू 4,200 had been charged in the bank statement but not entered into the cash book. बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस पासबुक में क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है, पर हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया. हम एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. देखो, एक बार तुम जो सम प्रैक्टिस कर लो ना बहुत सी बार, तो उसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे. सो यहां पे लिख देंगे अपने बाय बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200. Next, no entry had been made in the cash book for a trade subscription of 10,000 paid wide. Paid to wide नहीं होता, paid wide. Wide मतलब paid through है ना, paid wide, paid via bankers order in November 2000. अब वो बोलते हैं मैंने एक पेमेंट करी होगी, वो कभी भी करी, उसको छोड़ो, पेमेंट कर दी थी मैंने, मतलब बैंक ने अपने आप बैंकर्स ऑर्डर के थ्रू, याद आ रहा है ना बैंकर्स ऑर्डर, तो बैंक ने अपने आप एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे कर दिया 10,000 का, पर मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री करी नहीं है. तो कैश बुक में मैंने एंट्री नहीं करी, बोला ट्रेड सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे कर दिया, इसका मतलब पासबुक में डेबिट हो गया, पर हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया. हम एडजस्टेड कैश बुक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 10,000 से. बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000. ठीक है. चलो, अब तो लास्ट वाला क्या बोल रहा है, चेक फॉर 27,000 drawn by B Philip had been charged to A Philip's bank account by mistake in December. भाई कोई दूसरा बंदा होगा यार B Philip नाम का. अब B Philip ने एक चेक ड्रॉ किया. ड्रॉ मतलब क्या, इशूड. ड्रॉन मतलब इशूड. तो 27,000 का एक चेक है जो इशू हुआ, किसने, B Philip ने इशू किया, which has been charged to A Philip's bank account by mistake. भाई 27,000 का, मेरे को एक बात बताओ, अब सुनना ध्यान से, एक कोई दूसरा बंदा होगा B Philip करके, बी फिलिप, ठीक है, उसने 27,000 का चेक दिया. तो बताओ मुझे, 27,000 का उसने चेक दिया तो 27,000 उसके पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, उसके पासबुक में डेबिट होना चाहिए था. बैंक ने गलती से मेरे पासबुक में डेबिट कर दिया. ध्यान से सुनना, बी फिलिप ने एक चेक इशू किया तो उसके पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, बैंक ने गलती से मेरे पासबुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. कैन आई से दिस इज अ रॉन्ग डेबिट बाय बैंक. 27,000 गलत डेबिट हुआ. बताओ सुधारने के लिए क्या करेंगे. तो सिंपल है सर, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 27,000, है कि नहीं, क्रेडिट कर देंगे 27,000, सिंपल, दैट्स इट. सो पासबुक क्रेडिट कर देंगे अपने, क्या 27,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे. बीआरएस को भी क्या कर दो, 27,000 से क्रेडिट कर दो. क्यों सर बीआरएस, अरे बैंक की गलती है, कैश बुक की गलती नहीं है, बैंक की गलती है, बीआरएस में जाएगा ये. सो यहां पे मैं लिखूंगा रॉन्ग डेबिट बाय बैंक. बहुत सिंपल से एडजस्टमेंट है, रॉन्ग डेबिट हुआ, क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया 27,000. नाउ अब क्लोज करते एडजस्टेड कैश बुक को. सारा डेबिट ऐड करो, क्रेडिट माइनस करो. देखो भाई बैलेंस कितना आ रहा है, 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्या है भाई, 2,97,410 आया क्या. तो यहां मैं डाल देता हूं 2,97,410. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2,97,410 है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. तो सर ये अकाउंट है, अकाउंट में उल्टा चलता है सर, डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड लिख रहे हैं. सो दिस इज अ डेबिट बैलेंस, राइट. द रिसीट इज मोर देन द पेमेंट, राइट. सो 2,97,410 का डेबिट बैलेंस हम यहां पे लेके जाएंगे और अपने लिखेंगे यहां पे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 2,97,410. और फिर ये कितना बैलेंस आता है भाई, 2,97,410 के ऊपर 6,30,000, उसमें से 2,50,000 और 2,70,000. दिस विल कम एज बैलेंस एज पर पासबुक. देखिए जरा कितना आ रहा है. चलिए भाई, तो ये हुआ बहुत बढ़िया सा सम. आगे बढ़ते एक और सम देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. एडजस्टेड कैश बुक वाला ही क्वेश्चन है ये. क्या लिखा है देखो भाई, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी there was a balance of 44,50,000 in his bank on 30th June 2000. On investigation you find that, फिर again साथ एक एडजस्टमेंट देके रखे हुए, रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है, you have to make appropriate adjustment, you have to prepare BRS. ठीक है. तो सबसे पहला शुरू हो गया भाई, कैश बुक में बैलेंस कितना है 44,50,000. अपने कैश बुक का बैलेंस डाल देंगे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर. एडजस्टेड कैश बुक के अंदर अपने बैलेंस डाल देते हैं
डेट कौन सी देके रखी है यहाँ पे, 30th जून, 30th of June to balance brought down 44,50,000। ठीक है, चलो एक एक करके एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस में डालेंगे अपने। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है भाई, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दैट डेट। भाई 6 लाख का चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला आ गया। बोलो भाई कहां आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बीआरएस में आने वाला है। सो बीआरएस में हम यहां पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑन द डेबिट साइड 6 लाख। अब तक तो आई होप सबको याद ही हो गया है ना कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कहां पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, check paid into bank amounting to 11,05,000 out of which check amounting to 5,50,000 only collected by the bank up to 30th June 2000। तो अब भाई अगेन पेड इनटू बैंक मतलब क्या, डिपॉजिटेड। तो मैंने 11,05,000 का चेक क्या कराया था, डिपॉजिट करवाया था। ध्यान देना यहां पे, कैश बुक, पासबुक, मैंने 11,05,000 का चेक डिपॉजिट करवाया था। मतलब मेरे पास 11,05,000 का चेक आया, मैंने उसको डिपॉजिट करवाया, पर उसमें से ध्यान देना यहां पे खाली 5,50,000 के चेक क्या हुए, क्लियर हुए। मतलब मैं बोल सकता हूं बाकी बचे 5,55,000 के चेक जो है वो डिपॉजिट तो किए पर क्लियर नहीं हुए, यानी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल राइट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम वापस वही चीज लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट साइड पे 5,55,000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ डिविडेंड ऑफ ₹40,000 एंड अ रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख received by the bank entered into the passbook but not recorded in the cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बोलो भाई डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड रिसीट साइड पे आती है कैश बुक में, पर हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किया। हम एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे 30th जून टू रेंट अकाउंट। आई थिंक द अमाउंट इज 40,000। ठीक है, एंड टू डिविडेंड अकाउंट 6 लाख। ठीक है, चलो तो ये एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। अच्छा नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31st December 2000 पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। अब यहां पे अक्सर बच्चों से गलती होती है कि यार वो अप टू 31st December 2000 को कंसिडर कर लेते। अरे कुछ नहीं करना उसका, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 3 साल का पे किया या 5 साल का पे किया, पैसा कितना गया मेरे अकाउंट से, 27,000 ना। तो कैश बुक में पूरे 27,000 की मैं एंट्री पास करूंगा। कुछ बच्चे यहां पे आधा आधा करते थे, बोले जून तक 27,000 यानी 13,500 बाद में है ना, अगले साल का। अरे नहीं, 27,000 पे तो कर दिया ना तुमने, बस तो पेमेंट देखना अपने को खाली कि पेमेंट कितना हुआ, 27,000 जो तुमने कैश बुक में एंटर नहीं किया। बोलो पेमेंट अगर कैश बुक में एंटर नहीं किया मतलब तुमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, तुम एडजस्टेड कैश बुक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 30th जून बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000। ठीक है, 27,000 कर दिया ये। अच्छा नेक्स्ट, 5th नंबर का, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाय 5,000। भाई पेमेंट साइड मतलब क्या, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड, अंडरकास्टेड मतलब कम रिकॉर्ड होना। 5,000 से कम रिकॉर्ड हुआ है तो बोलो सुधारने के लिए क्या करोगे, 5,000 से और क्रेडिट कर दोगे, सिंपल। तो यहां पे 5,000 से और क्रेडिट कर देंगे, 30th जून लिख देंगे बाय सस्पेंस अकाउंट। कुछ भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट जैसा हुआ तो यू कैन यूज दिस अकाउंट बाय सस्पेंस अकाउंट 5,000। 6th नंबर, बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। अगेन बैंक चार्जेस, बोलो भाई पासबुक में दिख चुका है, यानी पासबुक में 1,500 रुपया बैंक चार्जेस लग चुका है, बट हमने कैश बुक में उसको क्रेडिट नहीं किया। हम एडजस्टेड कैश बुक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो एडजस्टेड कैश बुक में यहां पे लिख देते अपने 30th जून बाय बैंक चार्जेस 1,500। नेक्स्ट, अ बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। तो बोले बिल्स पेबल पे तो हो चुका है पर कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, यानी हम कैश बुक में क्या कर देंगे भाई, पेमेंट साइड पे क्रेडिट कर देंगे 30th जून बाय बिल्स पेबल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, and bill receivable for ₹60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000।
डिस्काउंटिंग चार्जेस लगते हैं ना भाई बिल डिस्काउंट करवाने पे। तो बिल रिसीवेबल 60,000 का हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 भाई, तो 59,000 का क्या हो चुका है यहाँ पे, नेट रिसीट हुआ है अपने को। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम 59,000 सीधा रिसीट साइड पे यानी कैश बुक में डेबिट कर दो, या फिर तुम कैश बुक में 60,000 को डेबिट करो और 1,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट कर दो, दोनों सही है। अपने नेट अमाउंट सीधा 59,000 क्या कर देंगे, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल 59,000, समझ में आ रही है चीज, क्लियर। तो यहां पे हमारा एडजस्टेड कैश बुक बन गया भाई, बीआरएस तो इतना सही था हमारा, कुछ खास था नहीं। लेट्स क्लोज एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक क्लोज करेंगे 30th जून बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए जरा क्या बैलेंस आ रहा है। यस, क्लोजिंग बैलेंस आया भाई 49,15,500, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हम बीआरएस में क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सो वी विल राइट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 49,15,500। अच्छा, 49,15,500 पे अपने ये चीजें क्या करेंगे, ये प्लस माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक भाई कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, ये प्लस हुआ, ये इतना माइनस हुआ, तो दैट वुड बी 49,60,500। दैट्स इट, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से ये बना हमारा एडजस्टेड कैश बुक और आगे हमने बनाया बीआरएस। डन, चलिए परफेक्ट। तो हमने ये चौथा क्वेश्चन भी कर दिया। लेट्स गो ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट एग्जामिनेशन। 9 पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। देयर आर 9 पॉइंट्स ऑन दिस। अंडरस्टैंड ये कब पूछा गया है मैं बताऊं तुम्हें। तो ये पूछा हुआ एक्चुअली मई 2018 एंड नवंबर 2020, 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, 10 मार्क का। बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 of Mrs. Rani showed an overdraft of 33,575 on 31st March 2000. On going through the passbook, the accountant found the following. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। You only have to prepare a bank reconciliation statement. देखो क्वेश्चन में लिखा हो तो ही हम एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस बनाएंगे, नहीं तो सीधा बीआरएस बना देंगे, ठीक है। तो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने को बनाना है यहाँ पे। चलिए, आई विल बी यूजिंग दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने। आओ भाई, सबसे पहला क्या देख रखा हुआ है, बैंक पासबुक। यहां पे ध्यान देना है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 33,575, तो कहने से इट इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। भाई ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हुआ, ठीक है। तो यहां बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपने यहां पे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 33,575, ठीक है। तो 33,575 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आया हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पहला, अ चेक ऑफ ₹1,080 credited in the passbook on 28th March being dishonored is again debited in the passbook on 1st April. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April 2000. अब सुनना, इट्स अ वेरी नाइस एडजस्टमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैश बुक पासबुक बना देंगे खाली इमेजिनेशन पर्पस के लिए। बोलो मेरे पास एक चेक में, देखो क्या लिखा हुआ है, 1080 का चेक क्रेडिटेड इन द पासबुक। क्रेडिटेड इन द पासबुक मतलब क्या, मेरे पास एक चेक आया होगा, मैंने उसको डिपॉजिट करवाया होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक चेक आया 1080 का ना, तो 1080 का चेक आया मेरे पास, मैंने उसको डिपॉजिट करवाया और ये क्रेडिट हो गया। कौन से महीने में, मार्च के महीने में ही। ध्यान देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28 मार्च को ही वो क्रेडिट हो गया था, मतलब मार्च के महीने में ही। वी आर अज्यूमिंग कि मेरे पास आया भी मार्च के महीने में और मैंने 28 मार्च को क्या कर दिया, उसको क्रेडिट भी हो गया वो। अच्छा, फिर वो डिसऑनर हुआ। अच्छा, कब डिसऑनर हुआ बताओ मुझे, ये तो मार्च में हो गया, अप्रैल के महीने में वो डिसऑनर हुआ, तो 1080 रिवर्स हो जाएगा। और 15th अप्रैल को, 51st अप्रैल को ये हुआ, 15th अप्रैल को यहां पे भी मैंने क्या कर दिया, एंट्री पास कर दी। तब मुझे बताओ, मार्च के महीने में कैश बुक डेबिट हुआ क्योंकि चेक मिला, चेक क्रेडिट हो गया तो पासबुक भी क्रेडिट हो गया। बोलो दोनों मैच हो गए ना, कोई डिफरेंस आएगा नहीं।
अच्छा डिसऑनर हुआ, वो भी कब हुआ? अप्रैल में हुआ। अच्छा डिसऑनर हुआ अप्रैल में, उसमें भी पासबुक डेबिट हुआ और अप्रैल में ही पासबुक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कोई डिफरेंस है क्या भाई? कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, दोनों एंट्रीज क्या हो रही है? मैच हो रही है, तो इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले वाले एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या कर देंगे अपने, या तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम नीचे नोट्स में लिख दो, नहीं तो आई ऑलवेज प्रेफर कि हम पहला नंबर यहां पे डाल के लिख देंगे, नो इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट इन बीआरएस। ठीक है, ऐसा लिख दिया करो। ये तो एग्जामिनर शुड ऑलवेज नो कि हाँ एक्चुअली तुम्हें पता है कि इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सेकंड नंबर, चलो, bankers had credited her account with 2800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered into the cash book. तो भाई 2800 का बैंकर्स ने क्या किया? इंटरेस्ट, यहां से मैं अप्रैल हटा रहा हूं, बैंकर्स ने एक इंटरेस्ट क्या किया? क्रेडिट किया। बोलो भाई, बैंकर्स ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो दैट इज ऑलमोस्ट कितना है भाई? 2800 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो 2800 क्या हो गया? पासबुक में क्रेडिट हो गया, पर हमने कैश बुक में उसको डेबिट नहीं किया। हम बीआरएस में क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो 2800 इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ ₹20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक्स। तो वो ठीक है, कैश डिपॉजिट करो। पेड इन मतलब पता चल रहा है ना भाई, पेड इन बाय मिसेस रानी मतलब डिपॉजिटेड। रिमेंबर, पेड इन का मतलब होता है डिपॉजिटेड। सो 20,500 मिसेस रानी ने क्या करवाया होगा? डिपॉजिट करवाया होगा। उसमें से वो बोलता है चेक्स अमाउंटिंग टू 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7th अप्रैल। तो मतलब यार उसने जितना डिपॉजिट करवाया, सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। बोलता है जितना डिपॉजिट करवाया उसमें से 7,500 के कलेक्ट मतलब क्या? क्रेडिट करना। ये अप्रैल में क्रेडिट हुए, यानी 7,500 के ऐसे चेक है जो मैं बोलूं ऐसा कि 7,500 के ऐसे चेक है जो मैंने डिपॉजिट तो कर दिए थे मार्च से पहले, पर वो क्रेडिट नहीं हुए थे, वो सीधा अप्रैल में क्रेडिट हुए। तो 7,500 आर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, जो हम बीआरएस में क्या करते हैं? क्रेडिट कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बीआरएस में क्या कर दिया जाएगा? इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा 7,500। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू 7,800 ड्रॉन बाय हर, ड्रॉन मतलब पता चल रहा है ना भाई, इशूड on 27th March 2000 a check for 2,500 were encashed, a check for 2,500 were encashed on 3rd April। encashed मतलब विड्रॉ करना, ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान दो। encashed मतलब विड्रॉ करना। तो बोलता है मैंने 7,800 के चेक इशू करे, पर उसमें से 2,500 के कब विड्रॉ हुए? 3rd अप्रैल। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 2,500 के चेक मैं बोल सकता हूं चेक इशूड बट नॉट विड्रॉन, राइट? सो चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड या विड्रॉन। बोलो भाई इशू कर दिया यानी कैश बुक क्रेडिट हो जाएगा, पर सामने वाले ने जब तक विड्रॉ नहीं किया तब तक पासबुक डेबिट नहीं होगा। बोलो भाई पासबुक डेबिट नहीं होगा, हम बीआरएस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितना? 2,500। नेक्स्ट, फिफ्थ, बैंकर्स सीम टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट फॉर ₹500 पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765 and wrong debit in respect of a check for ₹300 against our account number 8765। मतलब क्या बोल रहा है? देखो भाई सिंपल भाषा में मैं बताऊं तुम्हें, तो ये पेड इन बाय हर और अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर 8765 को कोई मतलब नहीं। खाली इतना समझो, बैंकर्स हैव सीम टू हैव गिवन हियर अ रॉन्ग क्रेडिट। बोलो बैंकर्स ने गलत क्रेडिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और रॉन्ग डेबिट लिखा हुआ है, रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹300, गलत डेबिट कर दिया, गलत डेबिट कर दिया तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, खत्म, दैट्स इट। फिर भी मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं एक्चुअली क्या है। ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर हम जो देख रहे हैं कि यार हम रानी का अकाउंट नंबर 5678 का क्या बना रहे अपने बीआरएस बना रहे, ठीक है। इससे पता चलता है कि भाई रानी के 2 अकाउंट है उसी बैंक में, हम बना रहे 5678 का, ये है 8765। अब एक्चुअली क्या हुआ, मिसेस रानी ने एक 500 का चेक डिपॉजिट करवाया, हाँ,
तो 8765 अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाया। तो मुझे एक बात बता, तो 8765 क्रेडिट होना चाहिए था, बट बैंक ने क्या कर दिया, गलती से 500 यहां क्रेडिट कर दिया। 567 सुधारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और एक 300 का चेक ड्रॉ किया था, इशू किया था 8765 वाले अकाउंट से, तो 300 यहां क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। बैंकर ने गलती से 5678 को डेबिट कर दिया, गलत डेबिट कर दिया, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझे? तो एक रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक है, एक रॉन्ग डेबिट बाय बैंक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो जाता है रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक एंड रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। क्रेडिट अगर करेंगे तो रॉन्ग क्रेडिट है, 500 डेबिट कर देंगे, रॉन्ग डेबिट है, 300 क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इट। समझे? चलो नेक्स्ट। अ चेक फॉर 1000 एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब क्या होता है? बैंक्ड का मतलब होता है डिपॉजिटेड। अगेन यस, बैंक्ड का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड। शब्दों पे ध्यान देना। बोलता है मेरे पास एक चेक आया, तभी चेक आया तभी तो डिपॉजिट करवाया ना तुमने। तो मेरे पास एक चेक आया 1000 का, जो मैंने कैश बुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया, पर मैं डिपॉजिट नहीं कर पाया। डिपॉजिट नहीं किया तो पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ। हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड लिख दे। कितना था यार चेक, कितना 1000 ना, क्रेडिट कर। चलो क्या लिखा हुआ है? A bill receivable for 5200 previously dishonored with the bank had been dishonored but advice was received on 1st April। ओहो, अब वो बोल रहा है एक बिल रिसीवेबल था 5200 का, जिसमें डिस्काउंट कट गया 2200 रुपीज का डिस्काउंट कट गया और वो डिसऑनर हो गया। प्रीवियसली डिस्काउंटेड एक्चुअली होना चाहिए, ये शब्द यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये डिसऑनर्ड नहीं होना चाहिए, डिस्काउंटेड होना चाहिए। प्रीवियसली डिस्काउंटेड, पहले डिस्काउंट करवाया होगा, वो डिसऑनर हो गया। पर हमने डिसऑनर के बारे में हमें 1 अप्रैल को पता चला, यानी डिसऑनर की एंट्री हमने अपने कैश बुक में करी नहीं है। अब सुनना ध्यान से, कहानी वही होगी। हाँ, कहानी क्या आ गई? मेरे पास एक बिल आया 5200 का, मैंने डिस्काउंट करवाया, पासबुक क्रेडिट हुआ। भाई बिल आया तो कैश बुक डेबिट, डिस्काउंट करवाया तो पासबुक क्रेडिट, डिसऑनर हुआ तो पासबुक डेबिट। हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कहानी वही की वही है, सवाल खाली ये उठा है कि सर कितने अमाउंट को क्रेडिट करें, 5200 या डिस्काउंट कटने के बाद 5000 जो हमें मिला है उतने को। द आंसर इज कि हम 5200 से डिसऑनर करेंगे उसको। क्यों? एक बात समझो, कभी भी बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, जो डिस्काउंट हो चुका है वो कभी भी डिसऑनर होता है तो वो फुल अमाउंट से डिसऑनर होता है। देखो सिंपल सी बात है, बैंक ने तुम्हें 5000 दिया, पर बैंक जब वापस लेगी ना तो तुमसे पूरा 5200 लेगी। वो जो 200 रुपीज के चार्जेस है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो तो बैंक लेके ही रहेगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? वापस एक बार, बैंक ने दिया तुम्हें 5000 डिस्काउंट काट के, पर जब वापस लेगी, डिसऑनर होने पे वापस लेगी ना, कितना लेगी? पूरे 5200, राइट? सो 5200 का हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड कैश। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 5000। चलो भाई 8th नंबर का क्या पॉइंट है? अ बिल फॉर 10,000 वाज रिटायर्ड और पेड। रिटायर्ड मतलब पेड होता है, ठीक है, बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ 175। रिबेट मतलब क्या? डिस्काउंट। तो कोई एक बिल होगा यार, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लो या किसी का कोई भी बिल मान लो, अंडर अ रिबेट ऑफ 175 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। भाई बैंक ने कितना पे किया? मुझे एक बात बताओ, बैंक ने 10,000 रुपीज का बिल है, जिसमें से 175 के बिल को क्या करूंगा, 175 का रीबेट आ गया, तो 175 का रीबेट आ गया तो मैं बोल सकता हूं 9825 पे किया बैंक ने, क्योंकि 175 का तो उसको डिस्काउंट मिल गया ना यार। तो 9825 पे किया। तो मुझे एक बात बताओ, पासबुक में 9825 डेबिट हुआ, पर कैशियर ने कैश बुक में क्या कर दिया, पूरा 10,000 रिकॉर्ड कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है यार, 9825 रिकॉर्ड करने की जगह 10,000 क्रेडिट कर दिया। 10,000 क्रेडिट कर दिया तो मतलब मैं बोल सकता हूं 175 ज्यादा क्रेडिट कर दिया। सीधा सी बात है, सुधारने के लिए 175 क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, 175 डेबिट कर, अमाउंट पेड ओवर स्टेटेड इन द कैश बुक। क्लियर, समझ में आ रहा है? वापस एक बार देखिए भाई 10,000 का एक बिल है, 175 का एक डिस्काउंट काट दिया तो 9825 ही पे किया होगा बैंक ने, पासबुक में 9825 ही डेबिट हुआ होगा, पर हमने कैश बुक में 10,000 पूरा क्रेडिट कर दिया, यानी हमने 175 ज्यादा क्रेडिट कर दिया। हम 175 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
ठीक है, चलो लास्ट वन, a check for 2400 deposited into bank but omitted to be recorded in the cash book was collected by the bank on 31st March. ओहो, बोलता है 2400 का चेक हमने डिपॉजिट करवाया पर हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करवाया। मतलब मेरे पास 2400 का चेक आया होगा, मैंने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया और मैंने उसको डिपॉजिट करवा दिया और वो 31 मार्च तक क्या हो चुका है, क्लियर भी हो चुका है। ये कुछ नहीं है, उल्टा है भाई। मेरे पास एक चेक आया, मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक चेक आया तो मेरे को कैश बुक डेबिट करना था, मैंने डेबिट करना ही भूल गया, मैंने उसको डिपॉजिट करवा दिया और डिपॉजिट करवा के वो तो भाई साहब क्लियर भी हो गया। बोलो जहां होना चाहिए था वहां तो हुआ नहीं, यहां भाई साहब ये क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। तो बोलो 2400 का पासबुक में क्रेडिट हो गया पर हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किया, हम डेबिट करना भूल गए, हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किया, हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेबिट होगा 2400 से, अमाउंट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चलिए काफी बड़ा सम था। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरुआत हुई है, वी विल एंड एट नॉर्मली ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यही एंड करना पड़ेगा अपने को। चलिए देखिए जरा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पे एंड करना है अपने को एंड कैलकुलेट करते। द आंसर विल बी 27,950, 27,950 ये आंसर हुआ। क्लियर? तो ये था हमारा मिसेस रानी वाला क्वेश्चन। चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिसेस आरके ब्रदर्स ऑन 30th June 2000 फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। सबसे पहला क्या देके रखा है, बैंक पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 ऑन 30th June, है ना। क्या दिया हुआ है, बैंक पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस बोला हुआ है। तो मतलब बोलो भाई डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो गया ना, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 25,000 दैट इज ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर में, अ चेक वर्थ 400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। अब तक तो ऐसे ही इमेजिन हो जाएगा भाई, मैं ऐसे ही बताता हूं। चलो लेट्स से चेक डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया यानी पासबुक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, पर हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया। हम बीआरएस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एग्जैक्टली 400 रुपीज से हम बीआरएस को डेबिट कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। नेक्स्ट, out of checks issued worth 34,000, checks amounted to 20,000 only were presented for payment till 30th June। तो बोलता है 34,000 में से 20,000 के ही प्रेजेंट हुए, मतलब मैं बोल सकता हूं 14,000 के ऐसे चेक है, 34 माइनस 20, 14,000 के ऐसे चेक है जो इशू तो हुए बट प्रेजेंट नहीं हुए, राइट। तो इशू हुए बट प्रेजेंट नहीं हुए, तो वापस क्या होने वाला है भाई, बीआरएस डेबिट होने वाला है। हमें अब तो याद हो चुका है भाई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू द बैंक। वही वाली बात आ गई भाई, हमारे पास 4,000 का चेक आया यानी कैश बुक डेबिट, पर हमने ये बैंक में कभी डिपॉजिट ही नहीं करवाया। भाई बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया यानी पासबुक क्रेडिट हुआ ही नहीं। पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ तो हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है भाई, 4,000 है, 4,000 यहां पे चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट। ठीक है, ओके चल फिफ्थ वाले में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों भाई, जस्ट बिकॉज वो दिखने में बड़ा दिख रहा है इसका मतलब मुश्किल है, नहीं कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या लिखा है, चेक्स वर्थ 20,000 हैव बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब डिपॉजिट करवाया, बट कलेक्शन कितना हुआ, तो बोलता है चेक्स कलेक्टेड बिफोर 30th June वर ओनली 14,000, पर 20,000 में से 14,000 के क्रेडिट हो चुके हैं 30th June से पहले, यानी 10th जुलाई को चेक कलेक्ट हुए 4,000 के, 12th जुलाई को 2,000 के। इन सब कौन से डेट पे फर्क नहीं पड़ता, बात खाली इतनी है कि 20,000 के मैंने डिपॉजिट करवाए पर उसमें से खाली 14,000 क्रेडिट हुए, 6,000 के क्रेडिट नहीं हुए। बात वही है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना 6,000। ओके, तो बोलो भाई चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बीआरएस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, चलो इसके अलावा
बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया, यानी पासबुक डेबिट हो गया, पर हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया। हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 600 रुपीज से। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक 1600 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगेन वही बात है, 1600 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने पासबुक में डेबिट कर दिया, पर हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया। हम बीआरएस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1600। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, second last, bank charges worth 80 have been entered twice in the cash book, whereas insurance charges for 70 directly paid by the bank was not at all entered into the cash book. ध्यान से सुनना, बैंक चार्जेस सुना जरा, कैश बुक में बैंक चार्जेस 80 रुपीज के मैंने 2 बार क्या कर दिए, एंटर कर दिए, मतलब भाई 2 बार क्रेडिट कर दिए, एक बार क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और एक 70 रुपीज का इंश्योरेंस चार्जेस है, बैंक ने डायरेक्टली पे किया, हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया, हम बीआरएस को क्रेडिट कर देंगे। तो एक 80 रुपीज से डेबिट होगा और एक 70 रुपीज से क्रेडिट होगा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। चलो लास्ट वाला, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 2000। भाई कैश बुक का क्रेडिट साइड 2000 से कम रिकॉर्ड हुआ, सुधारने के लिए तुम 2000 से क्या कर दोगे, और रिकॉर्ड कर दोगे, राइट। सो 2000 से और क्रेडिट कर देंगे 2000। पेमेंट साइड ऑफ कैश अंडरकास्ट, ठीक है। चलिए भाई, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरुआत हुई, एंड नेचुरली ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आंसर कुछ आ रहा है 25,210। डन। चल, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। इसी के साथ हमारा बीआरएस भी कंप्लीट हो गया। कि जितने सम्स प्रैक्टिस करोगे, जितना लॉजिक लगा के सम्स प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बीआरएस आसान होता जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।